एपिसोड 81 रुद्राक्ष और ख्वाहिश का इंटेंस लव मेक आई एम सॉरी स्वीट हार्ट। ख्वाहिश जो अपने कमरे से बाहर आ रही थी वह अभी सीढ़ियों तक ही पहुंची थी। उसकी नज़र कृष्ण और आदित्य पर जाती है तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है। वह जल्दी से वॉल के पीछे छुप जाती है और अपना छोटा सा सिर निकालकर उन दोनों को देखने लगती है। ख्वाहिश अपने मुंह पर हाथ रखकर बोली है, माता रानी क्या हम जो देख रहे हैं वह सच है? वाओ कृष्णा और आदित्य भैया, इसका मतलब हमारी बहन हमारे साथ ही रहेगी। वाह, हम बहुत खुश हैं। इन दोनों के लिए क्या करें? रुद्राक्ष से बात करें? नहीं, हम उनसे बात नहीं करेंगे, हम उनसे नाराज है। उन्होंने हमें मनाया भी नहीं और ऊपर से कितना डांट दिया। हम आदि भैया से ही बात कर लेंगे, पर अभी नहीं, अभी तो वह बिजी है। इतना कहकर वह एक नज़र उन दोनों पर डालने के बाद वापस से जल्दी से अपने रूम में घुस जाती है। नीचे आदित्य जब सेटिस्फाई हो जाता है तो वह कृष्ण से दूर हो जाता है। कृष्ण अपनी आंखें फाड़े आदित्य को देख रही थी, उसकी आंखें हल्की नम हो चुकी थी। आदित्य कृष्ण के चेहरे को अपने हाथों में थाम कर बोला, इतना हैरान होने की जरूरत नहीं है कृष्णा, आई लव यू वेरी मच। मैंने तुमसे पहले कभी यह बात नहीं कही एंड सडनली आई किस्ड यू। आई नो ये थोड़ा ऑकवर्ड हो गया होगा तुम्हारे लिए, पर मेरे लिए यह चीज़ बहुत नॉर्मल थी। मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और तुम्हें किस करना इज नॉट ए बिग डील, और मुझे पता है कि तुम भी मुझे पसंद करती हो। तुम्हारी आंखों में साफ नजर आता है और मैं खुश हूँ तुम्हें अपनी जिंदगी में पाकर। कृष्ण उसके हाथ को अपने चेहरे से हटाकर उसे घूरते हुए बोली, अच्छा और तुम्हें ऐसा किसने कहा कि हम तुमसे प्यार करते हैं या हम तुम्हारे साथ रहना चाहते हैं? आदित्य अपने हाथ की तरफ देखता है जिसको कृष्ण ने झटक दिया था। वो गुस्से से कृष्ण को घूरते हुए बोला, तो तुम किसी से प्यार करती हो? आपने उस क्लासमेट से जिसको मैंने ब्लॉक कर दिया? खबरदार कृष्णा, मुझे गुस्सा मत दिलाओ, मैं तुम्हारे ऊपर गुस्सा नहीं करना चाहता। जो मैं कह रहा हूँ जो मानो समझी, तुम सिर्फ मेरी हो। तुमने अगर किसी और की तरह अपनी आंख उठाकर देखने की कोशिश भी की तो मैं उस लड़के को जान से मार दूंगा, समझ में आई बात? कृष्ण जैसे उसे कुछ सुनाने वाली थी, आदित्य एक बार फिर से उसके चेहरे को अपने हाथों में थामकर उसके होठों पर किस कर लेता है और कृष्णा को एक वार्निंग भरा लुक देने के बाद वहां से निकल जाता है। कृष्ण अभी भी हैरानी से आदित्य को जाता हुआ देख रही थी, उसके गाल धीरे धीरे लाल हो रहे थे। वह अपने चेहरे को अपने हाथों में छुपा कर बोली, बाप रे, ये तो सिर्फ दिखता सीधा और शांत है, इसका गुस्सा भी बिल्कुल जीजू की तरह है। अच्छा हुआ हमने इससे ज्यादा सवाल नहीं किए। इतना कहकर वह जल्दी से अपने कमरे में चली जाती हैं। रात का वक्त, रौद्र मैंशन। रात के 1000 बज रहे थे। रुद्राक्ष अभी ही ऑफिस से लौटा था। वह सीधा अपने कमरे में जाता है। उसके चेहरे पर काफ़ी बेचैनी नजर आ रही थी। उसने आज पूरा दिन ना ही ख्वाहिश से बात करी थी ना ही उसे देखा था। उसने कॉल किया था पर ख्वाहिश ने कॉल रिसीव नहीं किया था, जिस वजह से वह काफ़ी गुस्से में था। वह जैसे ही अपने रूम में पहुंचता है देखता है कि पूरे रूम की लाइट ऑफ थी और खिड़की खुली थी। खिड़की खुली होने की वजह से चांद की रोशनी कमरे में रोशनी बिखेर रही थी, जो ख्वाहिश के चेहरे पर भी पड़ रही थी। ख्वाहिश सीधी लेटी हुई थी, उसने अपने सीने तक ब्लैंकेट और रखा था और अपना एक हाथ अपने माथे को छूते हुए रखा हुआ था। उसकी उंगलियां उसके गाल और आंखों को छू रही थी। ख्वाहिश ने एक मैसी बन बनाया हुआ था जो काफी ढीला हो चुका था, जिस वजह से उसके तकिए पर उसके सिल्की बाल बिखरे हुए थे और उसके बालों के कुछ लटे उसके गले पर, गाल पर और आंखों पर आ रही थी। ख्वाहिश इस वक्त बहुत ही ज्यादा खूबसूरत और अट्रैक्टिव लग रही थी। रुद्राक्ष जब ख्वाहिश को देखता है तो उसकी धड़कनें तेजी से धड़कने लगती है। वह अपने कदम धीमे धीमे ख्वाहिश की तरफ बढ़ा देता है। ख्वाहिश इस वक्त बिल्कुल किसी स्लीपिंग ब्यूटी की तरह लग रही थी। रुद्राक्ष अपनी आंखों में डिजायर इसलिए ख्वाहिश को देख रहा था, पर उसे पता था कि उसके डिजायर फुलफिल नहीं होने वाले हैं। वो ख्वाहिश के पास खड़ा उसे ही देख रहा था। ख्वाहिश बिल्कुल बेड के किनारे पर लेटी हुई थी। वह नींद में जैसे ही करवट बदलती है कि नीचे गिरने लगती है, पर वह बेड से नीचे गिर पाती उससे पहले ही रुद्राक्ष उसे संभाल लेता है और अच्छे से बेड पर लेट देता है और उसके आसपास बड़े बड़े तकिए रख देता है जिससे ख्वाहिश गिरे ना। वह ख्वाहिश के गाल पर हाथ रखकर अपने अंगूठे से उसके गाल को सहलाने लगता है। कुछ पल ख्वाहिश के सोते हुए खूबसूरत चेहरे को निहारने के बाद रुद्राक्ष ख्वाहिश के माथे पर एक लंबी किस करके फ्रेश होने चला जाता है और कुछ देर बाद फ्रेश होकर आने के बाद वह ख्वाहिश को अपनी बाहों में भरकर सो जाता है। सुबह रुद्राक्ष ने ख्वाहिश से बात करने की कोशिश की थी पर कोई फायदा नहीं था। ख्वाहिश उससे बात नहीं कर रही थी। रुद्राक्ष को काफी गुस्सा भी आ रहा था, पर वह अपने गुस्से को शांत करके ऑफिस चला जाता है। दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। पूरा 1 महीना इसी तरह बीत चुका था। रुद्राक्ष और ख्वाहिश के बीच लगभग ना के बराबर बातचीत होती थी। रुद्राक्ष ख्वाहिश से बात करने की कोशिश करता था पर ख्वाहिश उससे बात नहीं करती थी और अपने ईगो के चलते रुद्राक्ष ख्वाहिश के सामने पूरी तरह से झुकता नहीं था। ख्वाहिश अब पूरी तरह से ठीक हो चुकी थी पहले की तरह और उसने वापस कॉलेज जाना भी शुरू कर दिया था, पर वह अभी ऑफिस नहीं जा रही थी। 1 महीने बाद, शेखावत इंडस्ट्रीज। रुद्राक्ष अपने केबिन में बैठा हुआ था। उसके चेहरे पर चिड़चिड़ापन और गुस्सा साफ नजर आ रहा था। उसकी आंखें हल्की लाल थी और वह एक के बाद एक सिगरेट के कश लिए जा रहा था। उसके सामने अर्थ और कबीर बैठे हुए थे। उन दोनों को पता था कि रुद्राक्ष और ख्वाहिश का पिछले कुछ दिनों से रिश्ता ठीक नहीं चल रहा है। वह दोनों एक साथ एस्ट्रे की तरफ देखते हैं जहां पर लगभग 20 सिगरेट्स पड़ी हुई थी, क्योंकि रुद्राक्ष ने स्मोकिंग करी थी। अभी रुद्राक्ष 21वीं सिगरेट को एस्ट्रे में बुझाने के बाद दूसरी सिगरेट निकलता है तो कबीर एक झटके से उसके हाथ से सिगरेट लाइटर और सिगरेट का पैकेट तीनों छीन लेता है। रुद्राक्ष अपनी लाल आंखों से कबीर की तरफ देखता है तो उसकी नज़रों से कबीर डर जाता है और को वो चीज़ें वापस देते हुए झूठी हंसी हंसते हुए बोला, मैं तो बस तेरा रिएक्शन देखने के लिए ये किया, ये ले अपनी चीज़ें वापस। अर्थ कबीर को डरता देखकर उसके हाथ पर एक जोरदार थप्पड़ मरता है जिससे वो चीज़ें फर्श पर गिर जाती हैं।
रुद्राक्ष अर्थ को घूरने लगता है तो अर्थ अपना डर छुपाते हुए रुद्राक्ष को घूर कर बोला, यह क्या हरकत कर रहा है, तू कोई टीनेजर है क्या? अगर ख्वाहिश के और तेरे बीच रिश्ता सही नहीं है तो अपना रिश्ता सुधार। यह क्या स्टूपिड टीनेजर्स की तरह बिहेव कर रहा है, उससे बात नहीं कर रहा, गुस्सा हो गया है और यहाँ पर स्मोकिंग ड्रिंकिंग करे जा रहा है, दिमाग खराब हो गया क्या तेरा? तूने तो अपनी टीनेजर लाइफ में भी ऐसा कभी नहीं किया था। रुद्राक्ष गुस्से डेस्क पर एक पंच मारकर बोला, तो क्या करूं मैं, क्या करूं बताओ? स्वीटहार्ट किसी भी कीमत पर मुझसे बात करने के लिए तैयार नहीं है। मैंने उससे सॉरी कहा फिर भी वह मेरी बात नहीं मान रही है। वह एक ही जिद पकड़ कर बैठी है कि मैंने बच्चे को क्यों नहीं बचाया और उसे क्यों बचाया। डू यू रियली थिंक कि उसे इस बात पर आर्ग्यूमेंट करने की कोई ज़रूरत है? मेरी स्वीटहार्ट है वो, मैं उसको छोड़कर कभी किसी दूसरे को नहीं बचा सकता। आई रियली लव हर, प्यार करता हूँ मैं उससे, मैं उसके आगे खुद को भी नहीं चुन सकता तो किसी और को चुनने की का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। अर्थ मुस्कुराते हुए बोला, बस यही सारी बातें जाकर तुझे ख्वाहिश को बतानी है जिससे वह समझे कि तू उससे प्यार करता है और तेरा प्यार नॉर्मल लोगों की तरह नहीं है, तो उससे बेहद प्यार करता है और तू उसके अलावा अपनी ज़िंदगी में किसी और को नहीं चुन सकता। जाकर उसे यह बात बता कि तू उससे कितना प्यार करता है। तू उसके आगे खुद को भी नहीं चुन सकता तो किसी और को चुनने की तो बात ही नहीं बनती। बी योरसेल्फ भी रुद्राक्ष सिंह शेखावत, जो लोगों को उसके मुंह पर कुछ भी कहने का दम रखता है। पर मैं स्वीटहार्ट पर गुस्सा नहीं करना चाहता, मैं उसे डांटना नहीं चाहता। रुद्राक्ष अपने ड्रावर में से ख्वाहिश की एक फ़ोटो निकालकर उसे देखते हुए बोला, तो तुझे कौन कह रहा है कि तू ख्वाहिश के साथ झगड़ा कर या उसे डांट? ये सारी चीज़ तो प्यार से भी हो सकती है ना? अर्थ बोला। रुद्राक्ष अपनी एक आईब्रो चढ़ाकर उसकी तरफ देखता है तो कबीर बोला, मेरे पास एक आइडिया है, तू एक काम कर, ख्वाहिश के लिए कोई एक अच्छी सी रोमांटिक डेट प्लान कर, उसे मना, उसके साथ कैंडल लाइट डिनर पर जा, उसे एक ऐसी जगह पर ले जाकर एटमॉस्फेयर बहुत शांत हो, देखना वो जज से मान जाएगी। मुझे पता है ख्वाहिश भी तुझसे बहुत प्यार करती है, तुझसे बात करे बिना तो उसका दिल भी नहीं लगता होगा, पर तेरे ईगो को देखकर वो खुद को बात करने से रोक लेती होगी। रुद्राक्ष कुछ सोच रहा था, वो उन दोनों की बात का कोई जवाब नहीं देता और सीधा केबिन से निकल जाता है। कबीर चीढ़कर बोला, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद इसका ये एटीट्यूड, कोई आइडिया दो, कुछ भी कहो तो सीधा दौड़ने लग जाता है। यह नहीं कि शांति से बात सुन ले, इस आदमी को हर एक चीज़ की इतनी जल्दी क्यों होती है? शादी करने में भी जल्दी, बच्चा करने में भी जल्दी, और अपडेट की बात की तो भी जल्दी से भाग गया। अरे भाई पूरी बात तो सुन लो। अर्थ उसे चुप होने के लिए कहता है पर कबीर फिर भी बकवास कर रहा था तो अर्थ अपने हाथ से उसकी दोनों होठ को पकड़ लेता है और खींचते हुए बोला, चुप हो जा मेरी बकबक मशीन, चुप हो जा। कितना बोलता है तू, क्या तुझे आज नीति से मार नहीं पड़ी? कबीर अर्थ के हाथ पर एक थप्पड़ मारकर उसके हाथ को, अपने होठों को उसके हाथ से छुड़ाता है और उसे घूरते हुए बोला, तुझे क्या लगता है नीति मुझे रोज मारती है? अर्थ उसकी तरफ एक मुस्कान के साथ देखता है तो कबीर इस लगभग रोते हुए बोला, सच लगता है तुझे नीति सच में मुझे मारती है? मैं बहुत दुखी हूँ यार, उससे वह लड़की मुझे बहुत परेशान करती है। अर्थ अपना सरनामे हिलाकर वहां से निकल जाता है। रुद्राक्ष रौद्र मैंशन आया हुआ था, उसने ख्वाहिश का सामान सवेंट से कहकर पैक करवा दिया था। ख्वाहिश को सिर्फ ये बताया था कि वह लोग कहीं बाहर जा रहे थे, कहाँ यह नहीं बताया था। ख्वाहिश बेमन से रेडी हो चुकी थी, उसने एक सिंपल सी ओवरसाइज वाइट टी शर्ट और वाइट शॉर्ट पहनी हुई थी, वह उसमें बहुत प्यारी लग रही थी। रुद्राक्ष कमरे में आता है, वह दोनों कुछ पल एक दूसरे को देखते हैं। ख्वाहिश अपनी नज़रें झुका लेती हैं। रुद्राक्ष गहरी सांस लेकर ख्वाहिश के हाथ को पकड़कर उसे टेरेस की तरफ ले जाने लगता है। ख्वाहिश ने उसे कुछ नहीं कहा था, वह बस उसके साथ चले जा रहे थे। टेरेस पर चॉपर्स खड़े थे, वह लोग वहीं से टेक ऑफ करने वाले थे। रुद्राक्ष ख्वाहिश को लेकर कहीं जा रहा था। ख्वाहिश ये देखकर थोड़ी खुश हो गई थी, उसके चेहरे की चमक रुद्राक्ष भी देख सकता था। एपिसोड 82 रुद्राक्ष और ख्वाहिश का लव मेक पार्ट 2। अब आगे। चॉपर के अंदर ख्वाहिश विंडो सीट पर बैठी हुई थी और उसके बगल में रुद्राक्ष बैठा हुआ था जो अपने लैपटॉप में अपना काम कर रहा था। उसकी पतली और अट्रैक्टिव उंगलियां लगातार लैपटॉप की कीबोर्ड पर चल रही थी। ख्वाहिश अपनी तिरछी से नजरों से रुद्र को देख रही थी, वह कब से चुप थी इसलिए उसे शांति नहीं हो रही थी। वह एक गहरी सांस लेकर बिना रुद्राक्ष की तरफ देखकर बोली, हम कहाँ जा रहे हैं? कहीं आप हमें इस हेलीकॉप्टर में बिठाकर ऊंचाई पर ले जाकर छोड़ तो नहीं देंगे? ख्वाहिश बात सुनकर रुद्राक्ष के हाथ जो टाइपिंग कर रहे थे वह रुक जाते हैं। वह ख्वाहिश के चेहरे की तरफ देखा है जो बाहर की तरफ देख रही थी। रुद्राक्ष एक तिरछी मुस्कान के साथ बोला, नहीं यहाँ से नहीं फेंकूंगा, मैं तुम्हें समुद्र में ले जा रहा हूँ, वहाँ तुम्हें पानी में फेंक दूंगा जिससे शार्क और बड़े बड़े सांप जो तुम्हें नहीं पसंद है, जिससे तुम डरती हो, वह लोग तुम्हें खा जाएंगे। और सोचो समुद्र के पानी के अंदर क्या क्या अजीब अजीब एनिमल होंगे, वह भी खतरनाक, और पानी में तुम सांस भी नहीं ले पाओगे, वैसे भी तो तुम्हें पानी से बहुत डरती भी तो हो। रुद्राक्ष की बात सुनकर ख्वाहिश की आंखें डर से बड़ी हो जाती है। वह एकदम से अपना सर घूमकर रुद्राक्ष की तरफ देखती है। रुद्राक्ष ने अपने चेहरे की हंसी छुपा रही थी, वह बिना किसी भाव की ख्वाहिश के डरे हुए चेहरे को देख रहा था। उसे हंसी तो आ रही थी पर वह जाहिर नहीं होने दे रहा था। ख्वाहिश अपने गले में आया हुआ सलाइवा निगल कर बोली, क्या आप हमें सच में वहां ले जाकर समुद्र में फेंक देंगे? रुद्राक्ष सीरियस चेहरे के साथ अपना सर हाँ में हिला देता है। ख्वाहिश रुद्राक्ष की बात सुनकर डर गई थी, वह आगे कुछ नहीं बोलता और चुपचाप अपना सिर सीट में घुसाकर आंखें बंद कर लेती है। रुद्राक्ष अपना सर ना में हिलाकर धीरे से बोला, कितनी स्टूपिड है, इसे क्या सच में लगता है कि मैं ऐसे जान से मार दूंगा तो इसके बिना मेरा क्या होगा? कुछ देर बाद रुद्राक्ष को अपने कंधे पर हल्का सा भार महसूस होता है, वो देखता है कि एक ख्वाहिश का सर था, वो सो
चुकी थी, जिस वजह से उसका सर रुद्राक्ष के कंधे पर आ रहा था। रुद्राक्ष ख्वाहिश को सिर को अच्छे से एडजस्ट करता है तो ख्वाहिश की नींद खुल जाती है। ख्वाहिश रुद्राक्ष को घूरकर वापस से अपने सिर को खिड़की से टेक लगा लेती है। कुछ देर बाद जब ख्वाहिश की आंख लग जाती है तो वह फिर से अपना सर रुद्राक्ष के कंधे पर रखने लगती है। नींद में रुद्राक्ष फिर से ख्वाहिश के सिर को अपने कंधे पर अच्छे से एडजस्ट करता है तो ख्वाहिश की नींद खुल जाती है। ख्वाहिश रुद्राक्ष को घूरते हुए वापस खिड़की से अपना सर लगाने वाली थी तो रुद्राक्ष लैपटॉप को साइड में रखकर ख्वाहिश के कमर में अपना हाथ डालकर उसे अपनी गोद में बैठा लेता है। ये सब इतना जल्दी हुआ था कि ख्वाहिश को कुछ समझने का मौका ही नहीं मिला था। ख्वाहिश रुद्राक्ष के गोद से उठने लगती हैं तो रुद्राक्ष उसे घूरते हुए बोला, खबरदार खबरदार स्वीट हार्ट, अगर मेरी गोद से उठने की कोशिश की तो यही बैठी रहो चुपचाप, बिना हिले, मुझे गुस्सा मत दिलाओ वरना चौपर से नीचे फेंक दूंगा, फिर मारते रहना हवा में अपने हाथ पैर। रुद्राक्ष की धमकी सुनकर ख्वाहिश अपना सर झुकाकर बैठ जाती है और हिला डुलना भी बंद कर देती है। रुद्राक्ष उसके गाल पर किस करके उसके माथे को अपने सीने पर रख देता है और धीरे धीरे उसके पेट को सहलाने लगता है। कुछ ही देर में ख्वाहिश फिर से सो जाती है। रुद्राक्ष एक हाथ से अपना काम कर रहा था और एक हाथ से उसने ख्वाहिश को पकड़ा हुआ था। वो उसके चेहरे की तरफ देखता है। ख्वाहिश के गाल और फूल गए थे क्योंकि वह रुद्राक्ष से नाराज थी। ख्वाहिश के चेहरे को देखकर रुद्राक्ष के फेस पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। वह ख्वाहिश के फूले हुए गालों को अपने अंगूठे से सहलाने के बाद उसके ऊपर अपने होठों से किस करके हल्का सा काट लेता है और वापस से अपना काम करने लगता है। 10 घंटे के हवाई उड़ान के बाद रुद्राक्ष का चौक पर किसी होटल की ड्रेस पर आकर रुकता है। ख्वाहिश की नींद अब तक खुल चुकी थी। वह अपनी आंखें मसलते हुए आसपास देख रहे थे। वह लोग काफी ऊंचाई पर थे और आसपास से शोर शोर से पानी उड़ते क्या आवाज आ रही थी। ख्वाहिश डरी हुई नजरों से रुद्राक्ष की तरफ देखती है। रुद्राक्ष पहले तो नहीं समझता पर उसे याद आता है कि उनकी क्या बात हुई थी रात को। रुद्राक्ष ख्वाहिश के हाथ को पकड़कर तिरछी मुस्कान के साथ बोला, चलो स्वीट हार्ट जल्दी करो, बाद में तुम्हें पानी में जंप भी तो लगानी है ना। ख्वाहिश की उसकी बात सुनकर पीछे की तरफ होते हुए बोली, नहीं हम नहीं आ रहे हैं, हम अपने पापा को कहकर अभी यहाँ से निकल जाएंगे। रुद्राक्ष ख्वाहिश को अपनी गोद में उठाते हुए बोला, यहाँ तुम्हारा बाप पहुँच भी नहीं सकता। ख्वाहिश रुद्राक्ष के सीने पर मारने लगती है पर रुद्राक्ष को कोई असर नहीं हो रहा था। वो ख्वाहिश को लेकर चौपर से निकल जाता है। ख्वाहिश दे से ही बाहर आती है। बाहर की खूबसूरती को देखकर वो शांत हो जाती है। बाहर रंग बिरंगी पंछी आसमान में उड़ रहे थे। वह लोग एक ऊंची होटल जिसमें लगभग 50 जितने फ्लोर होंगे उस बिल्डिंग की टेरेस पर खड़े हुए थे। आसपास बड़े बड़े पहाड़ थे जिनके ऊपर बड़े बड़े ट्रीज थे और उनके ऊपर बर्फ की चादर जमी हुई थी। सब कुछ बिल्कुल बर्फीला था। यह नज़ारा किसी डिज्नी मूवी के जैसा लग रहा था। वहां की खूबसूरती देखकर ख्वाहिश हैरान हो गई थी कि वह ये भी भूल गई कि वो रुद्राक्ष से लड़ रही थी और उसे मार रही थी। रुद्राक्ष धीरे से उसे उतार देता है। ख्वाहिश अपने कदम आगे की तरफ बढ़ा देती है। रुद्राक्ष ने उसका हाथ पकड़ा हुआ था, वह भी ख्वाहिश के साथ जाने लगता है। ख्वाहिश वहां पर बनी हुई रेलिंग पर अपना हाथ रख देती है और नीचे की तरफ देखती है तो उस होटल के चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ पानी था जो एकदम ब्लू कलर का था, साफ सुथरा, और कुछ लोग बोटिंग और फिशिंग कर रहे थे। वो होटल पानी के ऊपर बनी हुई थी और उस होटल के आसपास भी काफी सारे होटल थी और कुछ घर भी थे जहां पर लोग रह रहे थे। ख्वाहिश खोई हुई है, सब कुछ देख रही थी। रुद्राक्ष ख्वाहिश के चेहरे को देखकर यह अंदाजा लगा चुका था कि ख्वाहिश को यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा था। रुद्राक्ष को इसके कान में अपने गर्म सांस छोड़ते हुए बोला, कैसा लगा तुम्हें यहाँ आकर? ये सब बहुत अच्छा है, हमने ये सारी चीज़ डिज्नी मूवीज़ में बहुत बार देखी है और हम ऐसी जगह पर आना चाहते हैं। ये बिल्कुल किसी फेरी टेल मूवी जैसा है, हमें यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। ख्वाहिश रुद्राक्ष को कस के गले लगाकर बोली। इसी चीज़ के लिए तो रुद्राक्ष कितने दिनों से तरस रहा था। वह सुकून से अपनी आंखें बंद करके ख्वाहिश को कस के गले लगा लेता है और उसकी गर्दन में अपना चेहरा छुपा लेता है। रात का वक्त, होटल रूम। ख्वाहिश अपने होटल के रूम में बैठी हुई थी। रुद्राक्ष इस वक्त वहां था नहीं। चिढ़कर आसपास देखते हुए बोली, जगह तो बहुत अच्छी है पर हमें अकेला छोड़कर चले गए, हम यहाँ किसी को जानते भी नहीं है, ये भी नहीं बताया कि हम कहाँ पर है, अब हम क्या करें? इन्हें गले ही नहीं लगना चाहिए था, देखो गले लगाया तो कितना एटीट्यूड दिखाने लगे हैं फिर से। अच्छा, तुम्हें लगता है कि मैं सिर्फ तुम्हारे गले लगाने की वजह से एटीट्यूड दिखा रहा हूं? अगर ऐसा था तो हम इससे पहले भी बहुत कुछ कर चुके थे, तो क्या तब मैं एटीट्यूड नहीं दिखता था? रुद्राक्ष रूम के दरवाजे को अंदर बंद करके ख्वाहिश की तरफ अपने कदम बढ़ाकर बोला। ख्वाहिश अपने कदम पीछे लेते हुए बोली, आप है ही घमंडी, हमें आपसे बात ही नहीं करनी चाहिए थी। इतना कहकर वो जाने लगती है तो रुद्राक्ष उसके हाथ को पकड़ के उसके हाथ में एक पॉलीथीन देते हुए बोला, जाओ उसे पहन कर आओ। ख्वाहिश सवालिया नज़रों से रुद्राक्ष की तरफ देखती है तो रुद्राक्ष बिना किसी भाव के उसके टी शर्ट को एक झटके से निकालकर जमीन पर फेंक देता है। ये सब इतना जल्दी हुआ कि ख्वाहिश को कुछ समझने का मौका ही नहीं मिला। ख्वाहिश रुद्राक्ष के हाथ को पकड़कर उसे रोकते हुए बोली, ये क्या कर रहे हैं आप? रुद्राक्ष उसके हाथ से अपना हाथ छुड़ाते हुए बोला, मैंने कहा था चेंज करके आओ पर तुम गई ही नहीं और मेरे पास इतना टाइम नहीं है वेस्ट करने के लिए, इसलिए मैं चेंज कर रहा हूँ, नाउ कीप क्वाइट। ख्वाहिश हैरानी से रुद्राक्ष की तरफ देख रही थी। रुद्राक्ष की आंखों में देखते हुए वह इतना खो चुकी थी कि उसे रियलाइज ही नहीं हुआ कि रुद्राक्ष ने कब उसकी शॉर्ट्स भी निकाल दी। ख्वाहिश कस के अपनी आंखें बंद कर लेती है। रुद्राक्ष कुछ पल ख्वाहिश के अट्रैक्टिव बॉडी को देखने के बाद अपनी लाई हुई ड्रेस उसे पहनने लगता है। ख्वाहिश ने अपनी आंखें अभी भी नहीं खोली थी पर उसे अपने शरीर के हर एक हिस्से पर रुद्राक्ष की छुअन महसूस हो रही थी। इस कदर प्यार है तुमसे ए हमसफर,
चांदनी नरम सी रात के होंठ पर। रुद्राक्ष ख्वाहिश को ड्रेस पहनने के बाद मिरर के सामने ले जाता है और उसके बालों को खोल देता है। उसने ख्वाहिश को लाइन ड्रेस पहनाया हुआ था जो उसके थाई तक ही था और बॉडी फिटिंग था। वह स्लीवलेस ड्रेस ख्वाहिश के अट्रैक्टिव शरीर पर बहुत ही खूबसूरती से जच रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे ये ड्रेस सिर्फ और सिर्फ ख्वाहिश के लिए ही बनाई हो। तेरी नादानियाँ मेरी गुस्ताखियाँ। मिली तो यूं जुली के भीगे रात भर ख्वाहिश खुद को देखती है जो एक प्रिंसेस ही लग रही थी। रुद्राक्ष ख्वाहिश के हाथ को पकड़कर उसे रूम में लगाए हुए डाइनिंग टेबल की तरफ ले जाता है। वो ख्वाहिश को बिठाने के बाद खुद भी बैठ जाता है और ख्वाहिश को उसका फेवरेट व्हाइट सॉस पास्ता सर्व करता है। खाने को देखकर ख्वाहिश के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई थी। रुद्राक्ष 2 कांच के गिलास में रेड वाइन भरता है और ख्वाहिश के हाथ को अपने हाथ में पकड़कर उसके हाथ पर किस करके बोला, मुझे माफ़ कर दो स्वीट हार्ट, मैंने जो किया उसके लिए शुरू से लेकर अब तक की मुझे की गई सारी गलतियां की माफ़ी मांगता हूं। मैं तुम्हें ये बात भी बता दूं कि मैं तुम्हारे अलावा कभी तीसरे इंसान को नहीं चुन सकता। मैं तुम्हारे आगे कभी खुद को भी नहीं चुन सकता, इसलिए उस चीज़ के लिए तुम भूल जाओ कि मैं कभी तुम्हारे आगे हमारे बच्चे को भी चुनूंगा। पर हाँ, मैं उसे भी तुम्हारे जितना प्यार देने की कोशिश करूंगा। आई लव यू स्वीट हार्ट, आई लव यू रियली वेरी मच। तुमने मुझसे कहा था ना कि मैं तुम्हें आई लव यू क्यों नहीं कहता, तो लो कह दिया। रुद्राक्ष की बात सुनकर ख्वाहिश की आंखें नम हो चुकी थी। वह अपनी जगह से खड़ी होकर रुद्राक्ष की गोद में बैठ जाती है और उसे कस के गले लगाकर बोली, आई लव यू टू रुद्राक्ष, हम भी आपसे बहुत प्यार करते हैं, हम कभी आपको नहीं छोड़ना चाहते। हमारी ज़िंदगी में आपके अलावा कभी कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं हो सकता। हम समझ रहे हैं कि आप कहना क्या चाहते हैं, हमें भी माफ़ कर दीजिए। तो हमें उस बात को लेकर इतना नाराज़ नहीं होना चाहिए था। रुद्राक्ष हुआ है उसके माथे पर किस करके बोला, ठीक है तो अब हम एक नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं। ख्वाहिश मुस्कुराते हुए अपना सिर हाँ में हिला देती है। वह भी रुद्राक्ष के माथे पर किस कर लेती है तो रुद्राक्ष सुकून से अपनी आंखें बंद कर लेता है। इस कदर प्यार है तुमसे ए हम सफ़र, ओ हमो। खाना हो गया था। ख्वाहिश खिड़की पास खड़ी थी और आसमान में बने हुए पूरे चांद को देख रही थी। उसे ये सब बहुत प्यारा लग रहा था। तभी कोई उसे पीछे से अपनी बाहों में भर लेता है और उसके गले पर किस करने लगता है। रुद्राक्ष ख्वाहिश को अपनी तरफ घुमाकर उसके गले से होते हुए क्लीवेज तक किस और बाइट्स करने लगता है। ख्वाहिश ने उसके सीने पर अपनी पकड़ कस ली थी। दिल में है बेताबियां नींद उड़ने लगी, तेरे ख्यालों से ही आंख जुड़ने लगी। रुद्राक्ष ख्वाहिश को क्लीवेज को छोड़कर उसके होठों को अपने होठों में दबाकर चूसने लगता है और काट भी रहा था। ख्वाहिश को अपने होठों में दर्द हो रहा था पर वो उसे बर्दाश्त कर रही थी। रुद्राक्ष ख्वाहिश के होठों को दर्द देने के बाद आगे की तरफ बढ़ते हुए उसके पतली सी स्लीव्स को सरकाकर उसके कंधे पर किस और काटने लगता है। बस इन्हीं की फिक्र। रुद्राक्ष ख्वाहिश के कंधे से होते हुए उसके क्लीवेज तक आता है और उसकी ड्रेस को नीचे सरका कर ख्वाहिश के उभारों को अपनी डिजायर भरी नज़रों से देखता है। ख्वाहिश रुद्राक्ष की नज़रों को देखकर एक लाज भारी मुस्कान के साथ अपनी आंखें बंद कर लेती हैं। रुद्राक्ष उसके उभारों पर चूमते हुए बोला, ओपन योर आईज स्वीट हार्ट, लुक एट मी। तेरी अंगड़ाइयाँ मेरी खामोशियाँ, मिली जो यूं जुड़ी के भीगे रात भर। ख्वाहिश अपनी आंखें धीरे से खोलकर रुद्राक्ष की तरफ देखती हैं। रुद्राक्ष उसके उभारों पर काट लेता है जिससे ख्वाहिश की एक आह निकल जाती है। वो अपने दांतों से अपने होठों को काट रही थी। रुद्राक्ष उसके मुंह पर हाथ रखकर उसकी ये हरकत बंद कर देता है और उसके दोनों उभारों को एक के बाद एक सख्त किस और बाइट्स करने के बाद उसे अपनी गोद में उठाकर बेड पर लेटा देता है और खुद भी उसकी ऊपर आ जाता है। इस कदर प्यार है तुमसे ए हम सफ़र, मेरी थी जो खामियां तुझसे पूरी हुई, बाकी हुए बेवजह तू ज़रूरी हुई। कुछ ही देर में रुद्राक्ष और ख्वाहिश के कपड़े बेड के नीचे पड़े हुए थे और रुद्राक्ष ख्वाहिश के होठों पर किस करते हुए नीचे की तरफ बढ़ रहा था। वह अपने एक हाथ से ख्वाहिश के लेफ्ट उभार को दबाते हुए राइट उभार को शक करता है और कुछ देर बाद उसकी राइट उभार को छोड़कर उसके लेफ्ट उभार पर शक करने लगता है और वह ख्वाहिश के उभार पर काट भी रहा था जिससे ख्वाहिश दर्द से तड़प जा रही थी। वह नीचे की तरफ बढ़ जाता है और कुछ ही देर में ख्वाहिश की मौन करने की आवाज़ उस रूम में पहुंचने लगी थी। अब ये फसाना मेरी जाने जाना, बस चलता रहे उम्र भर। करीब 1 घंटे बाद रुद्राक्ष उसके ऊपर आ जाता है और उसके होठों पर किस करके बोला, नाउ यू रेडी स्वीट हार्ट। ख्वाहिश अपनी अधखुली आंखों से बस अपना सर हाँ में हिला देती है और रुद्राक्ष उसके अंदर समा जाता है। कुछ ही पल में ख्वाहिश की सेडिक्टिव आवाज़ें उस रूम में गूंजने लगी थी। रुद्राक्ष वक्त के साथ साथ और वाइल्ड होता जा रहा था। तेरी मदहोशियाँ मेरी तन्हाइयाँ, मिली तो यूं जुड़ी के भीगे रात भर। एपिसोड 83 स्वीट हार्ट, तुम चाहो तो मैं अभी भी वाइल्ड हो सकता हूँ। दक्ष और ख्वाहिश की। रुद्राक्ष की नींद खुलती है। वह अपनी आंखें खोलकर सीधा ख्वाहिश की तरफ देखता है जो उसके ऊपर सो रही थी। ख्वाहिश को देखकर रुद्र उसके चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान आ गई थी। वह घड़ी की तरफ देखता है जिसमें सुबह के 600 बज रहे थे। वैसे ही वो अपना चेहरे पर एक मुस्कान सजाकर ख्वाहिश के चेहरे को देखने लगता है। वह ख्वाहिश को कमर से पकड़कर अपने नीचे कर लेता है और अपने सीने से लगाकर धीरे धीरे उसके सर को सहलाने लगता है। ख्वाहिश की नींद अभी भी नहीं खुली थी। करीब 2 घंटे बाद ख्वाहिश की नींद खुलती है। वह धीरे से अपनी आंखें खोलकर अपने ऊपर देखती है तो रुद्राक्ष पूरी तरह से उससे चिपककर उसके ऊपर लेटा हुआ था पर उसने अपना वजन ख्वाहिश के ऊपर नहीं डाला था। ख्वाहिश अपनी नींद भरी आवाज में बोली, हटिए ना, ऊपर से अपना 100 किलो का वजन हमारे ऊपर डालकर क्या हमें दबाकर मार देना चाहते हैं? वैसे भी कल रात को आपने कोई कसर नहीं छोड़ी थी हमारी जान लेने में, कितने जंगली है आप। रुद्राक्ष ख्वाहिश के सीने से अपने सीने को प्रेस करते हुए तिरछी मुस्कान के साथ बोला, तुम चाहो तो मैं अभी भी वाइल्ड हो सकता हूँ स्वीट हार्ट।
ख्वाहिश और रुद्राक्ष दोनों ही पूरी तरह से नेकड थे। रुद्राक्ष की हरकत पर ख्वाहिश के गाल पूरी शर्म से लाल हो जाते हैं। वह अपनी आंखें बंद करके अपना चेहरा दूसरी तरफ घूमकर बोली, यह क्या कर रहे हैं आप, हटिए हमारे ऊपर से। रुद्राक्ष वैसे ही लेट हुआ उसके गले पर किस करते हुए बोला, अगर तुम मुझे जेल सको तो मैं कल रात वाली एक्सरसाइज दोहराना चाहूँगा। ख्वाहिश अपनी आंखें खोलकर रुद्राक्ष को अपने ऊपर से धक्का देकर बोली, नहीं, हमारी तबीयत बहुत खराब है, हमें पेट में बहुत दर्द हो रहा है, उल्टी जैसा भी लग रहा है, पता नहीं ये सब क्या हो रहा है हमारे साथ। वह एकदम ही बीमारी वाली एक्टिंग करने लगी थी। रुद्राक्ष जल्दी से उसके ऊपर से हट जाता है और उसे ठीक से लेटकर अपने हाथ से उसके पेट को सहलाते हुए बोला, तुम ठीक हो ना स्वीट हार्ट, सॉरी मेरी वजह से ये हो गया, मुझे पता नहीं था। अगर तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं थी तो पहले बता सकती थी ना, ऐसी तकलीफ बर्दाश्त करने की क्या जरूरत थी, तुम भी पागल हो बिल्कुल। रुद्राक्ष के डरे हुए और परेशान चेहरे को देखकर ख्वाहिश जोर जोर से हंसने लगती है। वह हंसते हुए बोली, आप कितने फटू है, इतनी सी बात सुनकर डर गए, अपनी शक्ल देखी है, आपकी शक्ल पर 1200 बज रहे हैं, भले ही इस वक्त यहाँ 800 बज रहे हैं। रुद्राक्ष एकदम गुस्से से उसकी गर्दन को पकड़कर बेड पर प्रेस करते हुए बोला, तुम्हें पता नहीं है स्वीटहार्ट, तुम्हारा यह मजाक मुझ पर कितना भारी पड़ सकता है, तुम्हारी एक दर्द भरी चीख नहीं सुन सकता मैं, और तुम हो कि अपनी बीमारी वाला नाटक कर रही हो। खबरदार, आज के बाद तुमने कभी मुझे इतनी बुरी तरह से डराया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझ में आई बात। रुद्राक्ष सर्द आवाज में बोल रहा था। उसको इतना सीरियस होता देखा है ख्वाहिश डर गई थी। ख्वाहिश के डरे हुए चेहरे को देखकर रुद्राक्ष से गहरी सांस लेता है और खुद को शांत करके ख्वाहिश के गले से अपना हाथ हटाकर उसके माथे पर किस करके उसे अपने गले लगाकर बोला, यह मजाक मत किया करो स्वीटहार्ट, तुम्हें लेकर छोटा सा भी मजाक मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, खास करके तुम्हारी तबीयत को लेकर मैं तुम्हारे साथ कोई रिस्क नहीं ले सकता। आई एम सॉरी, मैंने अभी तुम्हें डांट दिया, तुम्हारे ऊपर गुस्सा किया, पर प्लीज आज के बाद तुम कभी कोई ऐसा मजाक मत करना। तुम चाहो तो मुझे मार सकती हो, तुम मुझे जान से भी मार सकती हो, पर मैं अपनी स्वीटहार्ट को लेकर कोई मजाक नहीं बर्दाश्त कर सकता। ख्वाहिश रुद्राक्ष की पीठ पर अपने हाथ बांधकर धीरे से बोली, इतना प्यार करने लगे हैं क्या आप हमसे? ख्वाहिश की बात सुनकर रुद्राक्ष अपना सर उठाकर ख्वाहिश की तरफ देखा है। वह कुछ देर उसकी आंखों में देखते रहने के बाद उसके होठों पर किस करके बोला, आजमा सकती हो। ख्वाहिश मुस्कुराते हुए अपना सिर ना में हिलाकर बोली, सुन के अच्छा लगा पर नहीं आजमाना चाहते। रुद्राक्ष उसके होठों पर डिपली किस करने लगता है और कुछ देर किस करने के बाद वह ख्वाहिश को अपनी गोद में उठाकर वॉशरूम में लेकर चला जाता है। कुछ देर बाद वह दोनों बाथरूम से बाहर निकलते हैं। दोनों ने ही इस वक्त बाथरोब पहना हुआ था। ख्वाहिश रूम में आकर कुछ ढूंढने लगते हैं। रुद्राक्ष उसे देखकर बिना किसी भाव के बोला, व्हाट आर यू सर्चिंग फॉर स्वीटहार्ट? अरे हम हमारे कपड़े ढूंढ रहे हैं, कल तो यही रखे हुए थे, बेड के पास थे, इनफैक्ट आज सुबह तक यही थे, अचानक से कहाँ चले गए, क्या किसी ने चोरी कर लिया होगा? ख्वाहिश अपने सिर पर हाथ रखकर बोली। वह इस वक्त टेंशन में आ चुकी थी। रुद्राक्ष उसकी मासूमियत को देखकर उसके पास जाकर उसके सॉफ्ट गालों को पिंच करते हुए बोला, माय इनोसेंट स्वीटहार्ट, बैग किसी ने चुराया नहीं है, सर्वेंट्स आए थे, उन्होंने हमारे कपड़े वार्डरोब में सेट कर दिए थे। ख्वाहिश कंफ्यूजन में बोली, पर वह लोग कब आए? हम तो यही थे पूरी रात। क्या वह रात को आए थे? बोलते बोलते वह अपनी आंखें बड़ी कर लेती हैं। रुद्राक्ष उसके माथे पर हल्की सी चपत लगाकर बोला, नहीं, वह लोग रात को नहीं आए थे, जब हम वॉशरूम में गए फ्रेश होने तब मैंने उन लोगों को मैसेज कर दिया था, तब वो लोग आए थे, रूम के साफ सफाई और बाकी सारा काम करके गए और हमारा ब्रेकफास्ट भी यहाँ पर आ चुका है। ख्वाहिश पूरे रूम की तरफ देखते हैं जो एकदम साफ सुथरा था। ख्वाहिश ब्रेकफास्ट की तरफ देखकर बोली, पर हम रूम में ब्रेकफास्ट नहीं करना चाहते, हम नीचे जाकर ब्रेकफास्ट करेंगे, मुझे पूरा होटल भी तो देखना है। तुम्हें ये पसंद आया है? रुद्राक्ष ख्वाहिश के चेहरे को अपने हाथों में थाम कर बोला। ख्वाहिश अपनी आंखों में चमक के लिए बोली, हाँ हमें ये बहुत पसंद आया है, स्पेशली यह कलर्स और इंटीरियर बहुत प्यारे हैं इस होटल के। रुद्राक्ष ख्वाहिश के माथे पर किस करके बोला, सो तुम्हें ये जानकर काफ़ी प्राउड फील होगा कि यह होटल तुम्हारे हस्बैंड का है। मुझे इस आइलैंड पर 50 फ्लोर्स की होटल बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मिला था और यह जो हमारा हनीमून स्वीट है ये इन लोगों ने स्पेशली मुझे दिया हुआ है, क्योंकि मैं जब भी यहाँ आता हूँ तो यही रुकता हूँ। यूजुअली तो मैं यहाँ कभी आता नहीं हूँ, बस 2 बार आया था जब ये होटल बना था तब, और आज तुम्हारे साथ बस। ख्वाहिश अपनी चमकती आंखों से चिल्लाकर बोली, वाह, क्या सच में ये इतना शानदार होटल आपने बनाया है? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि आप इतना अच्छा कुछ भी कर सकते हैं। रुद्राक्ष अपनी एक आईब्रो चढ़ाकर बोला, क्या ये तारीफ थी या ताना? ख्वाहिश जल्दी से रुद्राक्ष को गले लगाकर बोली, अरे हम तो तारीफ ही कर रहे थे, आप गलत समझ रहे हैं। वो रुद्राक्ष को गले लगाकर अपनी जीभ निकालकर मन में बोली, बापरे, अभी ये दानव फिर से जाग जाता, हम भी ना क्या क्या बोलते रहते हैं। ख्वाहिश और रुद्राक्ष टेबल पर आमने सामने बैठे हुए थे। ख्वाहिश मजे के साथ अपना खाना खा रही थी और रुद्राक्ष उसे देख रहा था। ख्वाहिश रुद्राक्ष की तरफ देखकर अपनी आंखें छोटी करके बोली, आप हमें ऐसे क्यों देख रहे हैं? हम आपको अपना खाना नहीं देने वाले, हमने तो पहले ही कहा था टेस्टी खाना मंगवाओ, आपने ये अपने लिए बोरिंग 7 सब्जियों वाला खाना मंगाया और अब आप हमारे खाने पर नज़र डाल रहे हैं, हम नहीं देने वाले, समझ में आई बात? रुद्राक्ष उसकी बात सुनकर अपना सिर ना में हिलाकर बोला, मैं तुम्हारा खाना नहीं देख रहा था, क्या तुम्हें नहीं दिखता कि मैं तुम्हारे चेहरे को देख रहा हूं, ना कि तुम्हारे इस अनहेल्दी खाने को? ख्वाहिश अपना खाना अपने हाथों से छुपाते हुए बोली, सी वह सब हमें नहीं पता, आप बस हमारे खाने पर नज़र मत डालिए।
रुद्राक्ष अपना सिर ना में हिला देता है और अपना खाना खाने लगता है। खाना होना हो जाने के बाद रुद्राक्ष और ख्वाहिश को घूमने के लिए निकल जाते हैं। रुद्राक्ष के लिए आयरलैंड वालों की तरफ से ही काफ़ी टाइट सिक्योरिटी और बड़ी बड़ी गाड़ियां दी गई थी। एक गाड़ी में रुद्राक्ष, ख्वाहिश, उसका ड्राइवर बैठने वाले थे। रुद्राक्ष देखता है कि उसका फ़ोन रिंग कर रहा था और यह कॉल आदित्य का था। रुद्राक्ष ख्वाहिश को कार में बैठने का बोलकर साइड में चला जाता है। ख्वाहिश वह सारी खूबसूरती देखने में इतनी खो चुकी थी कि उसे पता ही नहीं था कि रुद्राक्ष ने क्या कहा। ख्वाहिश आगे की तरफ चलते हुए रुद्राक्ष से थोड़ी दूर निकल गई थी। वह समुद्र में खेल रही एक फैमिली को देखते हैं। वह लोग शायद वहां पर अपना वेकेशन एंजॉय करने आए होंगे। वह एक हस्बैंड वाइफ और उनके 2 बच्चे थे, जो एक लड़का और लड़की था। वह चारों पानी के अंदर फुटबॉल, बास्केटबॉल से खेल रहे थे। ख्वाहिश के चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान थी। वह अपने पेट पर हाथ रखकर अपनी आंखों में हल्की सी नमी लिए बोली, आप हमारे साथ होते बेबी तो हम भी ऐसे ही खेलते और आप और हम मिलकर आपके पापा के बैंड बजा देते, पर ऐसा कुछ अभी तक हुआ नहीं है, पर हमें पता है कि वो जल्द हो जाएगा। हम अपनी स्टडी कंप्लीट करते ही फिर से एक बार माँ बनने के बारे में सोचेंगे। तभी वह देखती हैं कि वह काफ़ी आगे आ गई थी। उसे आगे पीछे रुद्राक्ष कहीं नजर नहीं आ रहा था। ख्वाहिश थोड़ी डर गई थी। ख्वाहिश आसपास देखते हुए आगे की तरफ जाने लगती है। वहां पर काफ़ी ट्रैफिक था और बड़ी बड़ी गाड़ियां चल रही थी। ख्वाहिश को पहले से ही ट्रैफिक में चलना नहीं आता था। वह भागकर रोड क्रॉस करने की कोशिश करती है, पर फिर भी नहीं हो रहा था। वह अपने आंखें बंद करके बोली है, माता रानी हम जा रहे हैं, संभाल लेना, अगर हमें कुछ हो गया तो पता नहीं रुद्राक्ष क्या करेंगे। वह जल्दी से आगे की तरफ जाने लगती है। वह थोड़ी ही आगे पहुंचे थे कि देखती है कि एक बड़ा सा ट्रक फुल स्पीड से ख्वाहिश की तरफ ही आ रहा था। ख्वाहिश डर से अपनी आंखें बंद कर लेती है और वह ट्रक फुल स्पीड से वहां से निकल जाता है। ख्वाहिश को लगा था जैसे कि वह आज मर ही जाएगी, पर वह ट्रक ख्वाहिश को छू पाता उससे पहले ही किसी ने ख्वाहिश के हाथ को पकड़कर अपने पास खींच लिया था। ख्वाहिश अपनी आंखें अभी बंद करे खड़ी थी। उसके माथे पर हल्के पसीने आ चुके थे। वो इंसान ख्वाहिश के मासूम से डरे हुए चेहरे को देख रहा था। ख्वाहिश को देखकर जैसे वो खो गया था, उसे कुछ बोलने को ही नहीं बन रहा था। वह अपनी काली गहरी आंखों से ख्वाहिश के डर से कांपते हुए होती की तरफ देखा है। ख्वाहिश के बाल उसके चेहरे पर उड़ रहे थे। वह लड़का अपने हाथ से ख्वाहिश की लटों को उसके कान के पीछे कर देता है। ख्वाहिश को जब दर्द महसूस नहीं होता तो अपनी आंखें खोलकर खुद को देखती हैं। उसे कोई चोट नहीं आई थी, उसकी आंखें नम हो चुकी थी। वह उसे इंसान को गले लगाने के लिए आगे बढ़ती है, पर उसे इंसान क्या चेहरा देखकर वह एकदम से खुद को रोक लेती है और उस इंसान से खुद को छुड़ाकर 2 कदम पीछे होकर बोली, हमें माफ़ कर दीजिए, हमें लगा था कि यह हमारे पति है, वह भी कुछ हद तक आपके जैसे ही लगते हैं, बॉडी वगैरह में हमसे गलती हो गई। वह लड़का अभी भी ख्वाहिश को ही देख रहा था। ख्वाहिश को उसका यूं देखना काफ़ी अजीब लग रहा था। ख्वाहिश आसपास देखती है तो उसके पास एक छोटा सा बेड पड़ा हुआ था जमीन पर। वह उस बेड को उठाकर उस बेड से उस लड़के के कंधे को हिलाकर बोली, आप सुन रहे हैं। ख्वाहिश की इस हरकत पर वह लड़का अपने होश में आता है और अजीब नज़रों से ख्वाहिश को देखकर बोला, तुम मुझे हाथ लगा कर दे तो बुला सकती था ना, ये बेड मारने की क्या ज़रूरत थी। सॉरी, हमें पसंद नहीं है किसी पराये मर्द को छूना, क्या आप हमें रोड क्रॉस करवा सकते हैं प्लीज़। वह लड़का ख्वाहिश की आंखों में कुछ पल देखने के बाद ख्वाहिश के हाथ को पकड़ने लगता है तो ख्वाहिश 2 कदम पीछे हो जाते हैं। वह लड़का चिढ़कर बोला, अब अगर हाथ नहीं पकड़ूंगा तो तुम्हें रोड क्रॉस कैसे करवाऊंगा। सी आप आगे चले, हम आपके पीछे चल रहे हैं। ख्वाहिश अपना सर झुकाकर बोली। वह लड़का अपना सर ना में हिलाकर आगे चलने लगता है और ख्वाहिश उसके पीछे। एपिसोड 84 नो नो लव योर ब्यूटी इज ओनली माइन, आई वोंट रूइन इट। कायनात अपने चेहरे को अपने हाथों से छुपा कर खड़ी थी और चिल्ला रही थी। आक्रोश अपनी आंखें छोटी करके बोला, ये लड़की कितना ड्रामा करती है। वह एकदम से कायनात के करीब जाकर उस बोतल को पूरी कायनात के सर पर उड़ेल देता है। जो बाकी बचा था वह सब पर कायनात के ऊपर गिरने लगता है तो कायनात और जोर जोर से चिल्लाने लगती है। आक्रोश अपनी आंखें छोटी करके बोला, कम ऑन लव, इतना ड्रामा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इट्स जस्ट आइस वाटर, इसमें कोई एसिड नहीं है, फिर भी तुम कितना ड्रामा करती हो। कायनात चिल्लाकर बोली, क्या इसमें एसिड था। आक्रोश बस उसकी तरफ अपनी आंखें छोटी करके देखता है। कायनात उसके हाथ में बोतल को देखती है जो स्टील की बोतल थी। कायनात उस स्टील की बोतल को देखकर बोली, ओ गॉड, मेरे दिमाग में एसिड का आइडिया तो आया ही नहीं था, मुझे तो लगा ठंडा लगा था पानी, इसलिए मैं जोर जोर से चिल्ला रही थी। मुझे कितनी ठंड लगती है तुम्हें पता भी है बेवकूफ़, मुझे इतनी ठंड लगती है कि मैं अपने रूम का एस बड़ी भी नहीं ऑन करती कभी, और तुमने मेरे ऊपर ठंडा पानी डाल दिया, मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। वह अपने दोनों हाथ आक्रोश ने की गर्दन पकड़ने के लिए उठती है, पर उससे पहले ही आक्रोश उसके दोनों हाथों को पकड़कर उसकी कमर से लगा देता है और उसके सीने को बिल्कुल अपने सीने से चिपका देता है। आक्रोश की नज़र कायनात के सीने पर जाती है जो कि पानी की वजह से टी शर्ट पूरी तरह से कायनात के सीने पर चिपक गया था और उसकी पूरी क्लीवेज शो रही थी। कायनात ने एक वाइट कलर की टी शर्ट पहनी हुई थी जो फिटिंग थी, जिस वजह से उसका अपर बॉडी कुछ ज़्यादा ही रिवीलिंग हो चुका था। कायनात आक्रोश की नज़र को अपने सीने पर महसूस करके उसे घूरते हुए बोली, बेशर्म बदतमीज बेहया, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती किसी लड़की को इस तरह से देखते हुए? मन तो कर रहा है कि तुम्हें जान से मार दूं, हाथ छोड़ो मेरे एक बार, तब तुम्हें पता चलेगा। आक्रोश कायनात की आंखों में देखकर एक बार अपनी आंखों का रंग बदलता है। उसकी आंखें हनी ब्राउन में से पूरी डार्क ब्लैक हो चुकी थी। उसके रंग बदलते ही कायनात एकदम शांत खड़ी हो जाती है और उसकी आंखों में देखने लगती है। आक्रोश ने उसे हिप्नोटाइज कर दिया था पहले की तरह।
आक्रोश तिरछी मुस्कान के साथ कायनात को देखते हुए बोला, अब तुम कुछ नहीं कर सकती लव, क्योंकि मैं तुम्हें अपने वश में कर लिया है। मुझे तुम्हारे साथ ऐसे खेलने में बहुत मजा आता है। अब तुम्हें मुझे कोऑपरेट करना है, मैं जो करूँ उसमें मेरा साथ देना है, ओके। कायनात भी अपना सर हाँ में हिला देती है। आक्रोश कायनात के गले पर किस करने लगता है और अपना हाथ उसके टी शर्ट के अंदर डालकर उसकी कमर को सहलाने लगता है और दूसरे हाथ से उसके सीने को दबाने लगता है। ख्वाहिश कायनात का एक हाथ आक्रोश की पीठ पर था और दूसरा था आक्रोश के गर्दन पर था। वह पूरी तरह से आक्रोश में खोती ही जा रही थी और आक्रोश भी पूरी तरह से उसमें खोता जा रहा था। आक्रोश के कायनात के गले पर किस के साथ काट भी रहा था, जिसे कायनात की चीखें निकल रही थी, पर आक्रोश तो जैसे पूरी तरह से उसमें खो ही चुका था। उसे इन सारी चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वह अपने एक हाथ से कायनात की टी शर्ट को आगे की तरफ से थोड़ा खींच लेता है, जिससे टी शर्ट का नेक डीप होने की वजह से टी शर्ट काफ़ी आगे तक आ गई थी और कायनात के डीप क्लीवेज शो होने लगे थे। आक्रोश कायनात की आंखों में देखते हुए एक डेविल स्माइल के साथ अपना चेहरा झुकाकर कायनात के गले से लीक करते हुए उसके सीने की तरह बढ़ने लगता है और उसकी क्लीवेज पर किसके साथ काटने भी लगता है। आक्रोश जैसे ही कायनात के सीने को अपने मुंह में लेने वाला था कि कोई जोर जोर से दरवाजा खटखटाना लगता है। डोर की आवाज़ सुनकर कायनात अपने होश में आती है और अपने सामने खड़े आक्रोश को देखती है, जो झुका हुआ था और उसका मुंह कायनात की चेस्ट पर था। वह जल्दी से आकर उसको खुद से दूर धक्का देती है और अपनी हालत देखती है। उसे आक्रोश के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था। वो खुद को ठीक करती है और अपनी नम आंखों से वह आक्रोश घूरते हुए बोली, एक तो तुम मेरे ऊपर एसिड डालकर मेरी खूबसूरती खराब करना चाहते हो और दूसरी तरफ तुम मेरा रेप करने की कोशिश कर रहे हो। तुम्हें क्या लगता है कौन हूं मैं? क्या मुझे तकलीफ नहीं होती इन सारी चीज़ों से? हाँ माना, मैं किसी चीज़ को ज़्यादा सीरियसली नहीं लेती। फिर इसका मतलब यह नहीं है कि मैं तुम्हारी किसी भी बदतमीजी बर्दाश्त कर लूँगी। तुमने ये सही नहीं किया। मेरे इतने करीब आने का हक मैंने किसी को नहीं दिया। भले ही मैं किसी लड़की के साथ फ्लर्ट करती हूँ, पर इसका मतलब यह नहीं है कि मेरा खुद का कोई कैरेक्टर नहीं है। कायनात की आंखों से कुछ बूंद आंसू गिर चुके थे। आक्रोश कायनात के आंसुओं को देखकर कस के अपनी मुट्ठी बांध लेता है, पर उसके चेहरे पर अभी भी कोई भाव नहीं थे। कायनात उस बोतल को आक्रोश के मुंह पर मारते हुए बोली, इसी बोतल में एसिड भरकर तुम मेरे ऊपर फेंकना चाहते थे ना? नो नो लव, योर ब्यूटी इज ओनली माइन, आई वोंट रूइन इट। आक्रोश बिना किसी भाव के कायनात को अपनी हवस भरी नजरों से देखते हुए बोला। कायनात गुस्से से उसे मारने के लिए आगे बढ़ती है कि कोई जोर जोर से फिर से डोर खटखटाना लगता है। वो खुद को ठीक करती है और अपनी नम आंखों से वह आक्रोश भूरते हुए बोली, एक तो तुम मेरे ऊपर एसिड डालकर मेरी खूबसूरती खराब करना चाहते हो और दूसरी तरफ तुम मेरा रेप करने की कोशिश कर रहे हो। तुम्हें क्या लगता है कौन हूं मैं? क्या मुझे तकलीफ नहीं होती इन सारी चीज़ों से? हाँ माना, मैं किसी चीज़ को ज़्यादा सीरियसली नहीं लेती। फिर इसका मतलब यह नहीं है कि मैं तुम्हारी किसी भी बदतमीजी बर्दाश्त कर लूँगी। तुमने ये सही नहीं किया। मेरे इतने करीब आने का हक मैंने किसी को नहीं दिया। भले ही मैं किसी लड़की के साथ फ्लर्ट करती हूँ, पर इसका मतलब यह नहीं है कि मेरा खुद का कोई कैरेक्टर नहीं है। कायनात की आंखों से कुछ बूंद आंसू गिर चुके थे। आक्रोश कायनात के आंसुओं को देखकर कस के अपनी मुट्ठी बांध लेता है, पर उसके चेहरे पर अभी भी कोई भाव नहीं थे। कायनात उस बोतल को आक्रोश के मुंह पर मारते हुए बोली, इसी बोतल में एसिड भरकर तुम मेरे ऊपर फेंकना चाहते थे ना? नो नो लव, योर ब्यूटी इज ओनली माइन, आई वोंट रूइन इट। आक्रोश बिना किसी भाव के कायनात को अपनी हवस भरी नजरों से देखते हुए बोला। कायनात गुस्से से उसे मारने के लिए आगे बढ़ती है कि कोई जोर जोर से फिर से डोर खटखटाने लगता है। कायनात अपनी हालत देखती है, वो काफ़ी मैसी लग रही थी। वो जल्दी से वॉशरूम की तरफ जाते हुए बोली, किसी से कहना मत कि मैं यहाँ हूँ। इतना कहकर कायनात वॉशरूम में घुस जाती है और आक्रोश अभी भी उसे घूर रहा था। वो अपने मन में बोला, इस लड़की का हमेशा ऐसी हरकतें करना जरूरी, स्टूपिड। अगर यहाँ बोलता भी तो क्या फ़र्क पड़ने वाला था? वैसे भी तो मैंने ही इसे यहाँ बुलाया था और ये बात सब लोग जानते भी है। वो अपनी चेयर पर बैठ जाता है एटीट्यूड के साथ और बस अपना हाथ हवा में उठाकर घूमता है, जिससे दरवाजे का नॉब घूम जाता है और डोर ओपन हो जाता है। सामने दिया खड़ी थी। वो अंदर आकर बोली, मे आई कम इन सर? आक्रोश अपनी एक आईब्रो चढ़ाकर बोला, तुम ऑलरेडी अंदर आ चुकी हो। दिया एक झूठी हंसी के साथ बोली, ओ सॉरी, मेरा ध्यान नहीं रहा। क्या कायनात यहाँ से जा चुकी है? नहीं, मैं यहाँ हूँ, चल निकल जल्दी से यहाँ से। कायनात वॉशरूम से निकल कर दिया के हाथ को पकड़कर उसे खींचते हुए बाहर लेकर चली जाती है। आक्रोश अजीब नज़रों से कायनात को देखते हुए बोला, स्टूपिड लव, मुझसे कहा कि किसी से कहना मत कि मैं यहाँ हूँ और खुद मेरे कुछ कहने से पहले ही अपने दोस्त को ज़बरदस्ती लेकर चली गई। वो कायनात के बारे में सोचने लगता है और कुछ देर बाद किसी को कॉल करके वहां से निकल जाता है। अक्ष जो डरी हुई नज़रों से अपने फ़ोन में आ रहे कॉल के देख रहा था, जिसमें कॉलर का नाम भाई एंग्री बाइसेप्स और साथ में कुछ ऐसे इमोजीज डाले हुए थे। अक्ष हिम्मत करके कॉल उठाता है। सामने से आक्रोश चिल्लाकर बोला, मैंने कहा था ना कि मेरे एब्सेंस में तुम्हें कंपनी का ख्याल रखना है। ये ख्याल रखा है तुमने? तुम्हारी वजह से मेरी 4 सेक्रेटरीज जॉब छोड़कर भाग गई है और 2 को तुमने प्रेग्नेंट कर दिया। हैव यू लॉस्ट इट? तुम्हें पता भी है ये बात मार्केट में जाएगी तो कितनी बदनामी होगी? तुम कब बड़े होंगे? अक्ष, मुझे तुम ऑफिस में चाहिए राइट नाउ। इतना कहकर आक्रोश कॉल काट देता है। अक्षय अपने दांत से अपने नाखून चबाते हुए बोला, भाई भी ना, इन्हें कौन समझाए कि मैं बड़ा हो चुका हूँ, इसीलिए तो ऐसे सारी हरकतें करता हूँ, वरना थोड़ी किसी को प्रेग्नेंट कर देता। छोटा होता तो
वह कुछ सोचते हुए अपने सिर पर हाथ रख कर बोला, अरे बाप रे, मुझे डैड की सेक्रेटरी से भी कहना होगा कि दवाई ले ले, वरना कहीं मैं एक 36 उम्र की औरत के बच्चे का बाप ना बन जाऊं और कहीं डैड मुझे जान से मार के घर से बेदखल ना कर दे, कहीं उन्होंने मुझे अपनी जायदाद से निकाल दिया तो। ये सब सोचते हुए वो जल्दी से फ्रेश होने भाग जाता है और रेडी होकर उसे होटल रूम से बाहर निकल जाता है। एक लड़की लगातार भाग रही थी, वो किसी को आवाज लगा रही थी। वो आसपास देखते हुए बोली, आक्रोश आक्रोश, कहाँ हो तुम? ये अखरोट का बच्चा पता नहीं कहाँ चला गया, देखो मैं तुमसे मिलने आ गई हूँ, वो भी बड़ी मुश्किल से, अब आ जाओ ना। तभी उसे किसी के भागते हुए आने की आहट सुनाई देती है। वो उस तरफ देखती है तो एक भूरे रंग का बहुत ही बड़े कद का भेड़िया उसके सामने आकार खड़ा था। वो लड़की उस भेड़िए को देखकर बोली, हाय मेरी जान, कितने आकर्षित लगते हो तुम इस भेड़िए के रूप में, और तुम्हारी आंखें भी बुरी में से काली हो जाती है, बस जब इंसानी रूप में होते हो तो अच्छे नहीं लगते। वो लड़का एक गुर्राहट के साथ भेड़िए में से इंसान बन जाता है, जिसे देखकर उस लड़की की आंखें डर से बड़ी हो जाती है और वो पीछे की तरफ भागते हुए बोली, तुम। एपिसोड 85, रुद्राक्ष और ख्वाहिश का बीच पर रोमांस। स्वीटहार्ट, तुम बहुत जल्दी थक जाती हो। वह लड़का अभी भी ख्वाहिश को ही देख रहा था। ख्वाहिश को उसका यूं देखना काफी अजीब लग रहा था। ख्वाहिश आसपास देखती है तो उसके पास एक छोटा सा बेड पड़ा हुआ था जमीन पर। वह उस बेड को उठाकर उस बेड से उस लड़के के कंधे को हिलाकर बोली, आप सुन रहे हैं? ख्वाहिश की इस हरकत पर वह लड़का अपने होश में आता है और अजीब नज़रों से ख्वाहिश को देखकर बोला, तुम मुझे हाथ लगा कर दे तो बुला सकती था ना, ये बेड मारने की क्या ज़रूरत थी? सॉरी, हमें पसंद नहीं है किसी पराये मर्द को छूना, क्या आप हमें रोड क्रॉस करवा सकते हैं प्लीज़? वह लड़का ख्वाहिश की आंखों में कुछ पल देखने के बाद ख्वाहिश के हाथ को पकड़ने लगता है तो ख्वाहिश 2 कदम पीछे हो जाते हैं। वह लड़का चिढ़कर बोला, अब अगर हाथ नहीं पकड़ूंगा तो तुम्हें रोड क्रॉस कैसे करवाऊंगा? सी आप आगे चले, हम आपके पीछे चल रहे हैं। ख्वाहिश अपना सर झुकाकर बोली। वह लड़का अपना सर ना में हिलाकर आगे चलने लगता है और ख्वाहिश उसके पीछे। रुद्राक्ष कब से ख्वाहिश को ढूंढ रहा था। वो काफी गुस्से में आ चुका था, उसकी आंखें हल्की लाल हो चुकी थी। गुस्से की वजह से वह अपने हाथ से अपनी गर्दन को सहलाते हुए गुस्से से मगर धीमी आवाज में बोला, कहाँ चली गई स्वीटहार्ट? कितनी बार कहा है कि जो मैं कहूँ वह माना करो, यह अनजान जगह अनजान शहर है, तुम्हें कुछ हो गया तो मैं इस पूरे सिटी को आग लगा दूंगा और इन लोगों को मेरा गुस्सा बर्दाश्त करना पड़ेगा। रुद्राक्ष पहले ही अपने गार्ड्स को काम पर लगा चुका था। वह वहां से आगे चलने लगता है तो देखता है कि सामने से ख्वाहिश आ रही थी। रुद्राक्ष का ध्यान ख्वाहिश के आगे चल रहे इंसान पर नहीं था। वह ख्वाहिश को देखकर अपने लंबे कदमों के साथ तेज चलते हुए उसके पास पहुंच जाता है। ख्वाहिश जब रुद्राक्ष को देखते हैं तो दौड़ते हुए उसके पास जाती है और एक जंप के साथ रुद्राक्ष को अपने गले लगा लेती है। रुद्राक्ष भी उसे कस के अपनी बाहों में भर लेता है और उसके गर्दन में अपना चेहरा छुपाते हुए सर्द आवाज में बोला, कहाँ चली गई थी स्वीटहार्ट? तुम्हें पता है ना, मैंने कहा था कि कार में बैठो और मेरी बात ना माने की सजा तो मिलेगी। ख्वाहिश रुद्राक्ष से दूर होकर अपने गाल फुलाते हुए बोली, एक तो आपने हमें गुमा दिया और ऊपर से हमारे ऊपर ही गुस्सा कर रहे हैं। इस अनजान शहर में हम कहाँ जाते भला? आपको हमारी परवाह ही नहीं है, आपको बस हमें पनिशमेंट ही देनी होती है, हमेशा यह नहीं कि यह पूछ ले हम ठीक है कि नहीं। ख्वाहिश रुद्राक्ष के ऊपर अपनी मासूमियत की चाल फेंकते हुए बोल रही थी। रुद्राक्ष गहरी सांस लेकर ख्वाहिश के चेहरे को अपने हाथों में थाम लेता है और बिना किसी भाव के सबके सामने ख्वाहिश के होठों पर अपने होंठ रख देता है और उसे पैशन साथ किस करने लगता। ख्वाहिश की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई थी, उसी काफी शर्म आ रही थी। आसपास आते जाते लोग उन लोगों को ही देख रहे थे और कुछ अपने फ़ोन में उन लोगों की वीडियो बनाने लग गए थे। ख्वाहिश शर्मिंदगी से अपनी आंखें कस के बंद कर लेती है, पर रुद्राक्ष को इन सारी चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वह बस ख्वाहिश के जूसी लिप्स का रस पीने में मगन हो चुका था। उसकी किस वक्त के साथ और इंटेंस होती जा रही थी। ख्वाहिश भी धीरे धीरे उसकी किस में मदहोश होते जा रही थी। रुद्राक्ष अब ख्वाहिश को फ्रेंच किस करने लगा था। एक लंबी किस के बाद रुद्राक्ष ख्वाहिश से दूर होता है और ख्वाहिश के चेहरे को देखा है जो बुरी तरह से लाल हो चुका था और उसके होठ किसी चेरी से भी ज़्यादा लाल हो गए थे। रुद्राक्ष ख्वाहिश के होठों को अपने अंगूठे से सहलाते हुए कोल्ड वॉइस में बोला, यह आखिरी बार था कि तुमने मेरी बात नहीं मानी और मैं तुम्हें पनिशमेंट नहीं दे रहा हूं, वरना तुम्हें पता है कि मैं क्या कर सकता हूं। ख्वाहिश गहरी सांसें लेते हुए उसके सीने में अपना सर छुपा लेती है और उसके सीने पर 2-3 घुसे मारते हुए बोला, आपको लगता है कि आपने पनिशमेंट हमें नहीं दिया है तो गलत बात है, आपने ये करके हमें पनिशमेंट दे दिया है और हम आपसे बहुत नाराज है। इतना कहकर वह दौड़ते हुए कार की तरफ चली जाती है। रुद्राक्ष बिना किसी भाव के उसे जाते हुए देख रहा था। रुद्राक्ष अपनी चिल जैसी ग्रीन आइज चारों तरफ घूमता है। औरत सारी चीज स्कैन करने के बाद ख्वाहिश के पीछे चला जाता है। कार में कोई था जो गुस्से से अपनी मुठिया कसे रुद्राक्ष और ख्वाहिश को देख रहा था। ये कोई और नहीं दक्ष था, दक्ष खन्ना, जो ख्वाहिश को रोड क्रॉस करवा रहा था। रोड क्रॉस हो चुका था। दक्ष जैसे ही ख्वाहिश से बात करने के लिए पीछे मुड़ता है, ख्वाहिश मुस्कुराते हुए रुद्राक्ष की तरफ दौड़ लगा देती है और उसे गले से लगा लेती है। ये देखकर दक्ष का दिमाग गुस्से से फटने वाला था। उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था कि ख्वाहिश ने किसी लड़के को गले लगाया है, पर उसने अभी तक रुद्राक्ष का चेहरा नहीं देखा था क्योंकि ख्वाहिश के बाल रुद्राक्ष के चेहरे पर आ रहे थे।
जिससे रुद्राक्ष का चेहरा नहीं दिख रहा था। कुछ देर बाद ख्वाहिश रुद्राक्ष से दूर होती है, तब जाकर दक्ष ने रुद्राक्ष का चेहरा देखा था और रुद्राक्ष का चेहरा देखते ही जैसे दक्ष पैरों तले से जमीन खिसक चुकी थी। वह गुस्से से रुद्राक्ष को घूरे जा रहा था और उसने जब देखा था कि रुद्राक्ष ख्वाहिश को किस कर रहा है तो वह गुस्से से वहां से चला गया था। दक्ष के हाथ में शराब की बोतल थी और वह डायरेक्ट बोतल को अपने मुंह से लगाकर शराब पिए जा रहा था। उसकी आंखों के सामने बार बार रुद्राक्ष का ख्वाहिश को गले लगाना और ख्वाहिश को किस करना याद आ रहा था, जिससे दक्ष का दिमाग और खराब होता जा रहा था। वह गुस्से से शराब की बोतल को जमीन पर पटक कर बोला, नहीं नहीं रुद्राक्ष सिंह शेखावत, तुम यहाँ नहीं हो सकते। मेरा सब कुछ से छीनने के बाद तुम अब उस लड़की को भी मुझसे नहीं छीन सकते। मैं ये कभी नहीं होने दूंगा। मेरे दिल ने आज तक किसी को पसंद नहीं किया और उसने आज जब किसी को पसंद किया तो उसे तुमने पहले ही मुझसे छीन लिया है। मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। मेरे अंकल और बहन को तुमने क्यों मारा, इसका जवाब तो तुम्हें मुझे देना ही होगा। दक्ष गुस्से से किसी को कॉल कर देता है और अपनी भारी आवाज में बोला, रुद्राक्ष सिंह शेखावत आइलैंड पर रुका हुआ है, उसके साथ वह लड़की कौन है ये पता लगाओ और वह किसी होटल में ठहरा हुआ है, ये सारी इन्फॉर्मेशन ला कर दो। तुम्हारे पास बस 1 घंटे का वक्त है। सामने से उसका असिस्टेंट ओके बॉस कहता है और दक्ष बिना कुछ कहे ही कॉल कट कर देता है। दक्ष अपनी आंखें बंद करके ख्वाहिश की खूबसूरती को एडमायर करते हुए बोला, हम बहुत जल्द मिलेंगे प्रीति गर्ल, बहुत जल्द। ख्वाहिश और रुद्राक्ष दोनों ही अपने रूम में बैठे हुए थे। रुद्राक्ष वॉलपेपर भेजकर अपने लैपटॉप में अपना काम कर रहा था और ख्वाहिश बेड पर बैठी हुई उसे घूर रही थी। वह अपने बुक में कुछ लिखती भी जा रही थी और रुद्राक्ष को देखकर धीरे धीरे कुछ बड़बड़ भी रही थी। रुद्राक्ष का ध्यान था ख्वाहिश के ऊपर। उसे पता था कि ख्वाहिश कुछ बोल रही है पर वह भी कुछ बोल नहीं रहा था। ख्वाहिश धीरे से अपनी डायरी में कुछ लिखते हुए बोली, देखो तो कैसे बैठे हैं, किसी महाराजा की तरह। पता नहीं हमें यहाँ लेकर क्यों आए हैं, सिर्फ इस आलीशान रूम के बिस्तर पर बिठाने के लिए। अरे भाई, इस रूम से बड़ा और आलीशान रूम हमारा खुद का है, हम वहीं बैठे रहते मेंशन में। क्या बड़बड़ा रही हो, मैं कब से देख रहा हूँ धीरे धीरे कुछ बोले जा रही हो। मैंने पहले ही कहा था ना, अगर कुछ कहना है तो मेरे मुंह पर कहो, ऐसे धीरे धीरे बोलने की कुछ जरूरत नहीं है। बताओ क्या कह रही हो। रुद्राक्ष बिना ख्वाहिश को देखकर अपने लैपटॉप पर टाइपिंग करते हुए बोला। ख्वाहिश चीढ़कर इस बार ऊंची आवाज में बोली, हमने कहा कि हमें इस रूम में नहीं बैठना, आप यहाँ हमें घूमने के लिए लाए हैं या फिर अपने ऑफिस का काम करने। दोपहर को भी हमें बस बीच पर ले गए थे और वह भी पूरी सिक्योरिटी के साथ। हमने बीच के पानी को छुआ तक नहीं था और ना ही कोई मस्ती करी थी। आपने हमें गार्ड्स के बीच फंसा दिया था, हम खेल भी नहीं पाए। और अब कब से आप अपने लैपटॉप पर बैठे हुए हैं, हमें घूमना है, मस्ती करनी है, पर आपको तो इन सारी चीज़ों से कोई मतलब ही नहीं है। रुद्राक्ष अपनी जगह से खड़ा हो जाता है और ख्वाहिश के पास जाकर उसके हाथ से डायरी को ले लेता है और ख्वाहिश को अपनी गोद में उठा लेता है। ख्वाहिश अपनी आंखें छोटी करके बोली, यह क्या कर रहे हैं आप, हमें कहाँ लेकर जा रहे हैं। रुद्राक्ष ख्वाहिश को बिना कुछ कहे रूम से बाहर ले जाता है और पार्किंग में जाकर ख्वाहिश को अपने कार में बैठकर खुद ड्राइविंग करते हुए वहां से चला जाता है। ख्वाहिश रुद्राक्ष को देखकर बोली, अब बताइए भी कहाँ जा रहे हैं, यह ऐसे ही सस्पेंस बनाकर रखना है। करीब 10 मिनट की ड्राइविंग के बाद रुद्राक्ष के कार एक खूबसूरत बीच के सामने आकर रुकती है। ख्वाहिश ने इस बीच में रुद्राक्ष को पूछ कर उसका दिमाग खा लिया था और दुनिया भर की बकवास रुद्राक्ष को सुना दी थी, पर रुद्राक्ष का टॉलरेंस लेवल ख्वाहिश के साथ कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाता है। वह बिना बोर हुए ख्वाहिश की सारी बकवास सुन रहा था। रुद्राक्ष ख्वाहिश को अपने गोद में उठा लेता है और उसे बीच पर ले आता है। ख्वाहिश जो रुद्राक्ष के बाल खींच रही थी, वह जब सामने का नज़ारा देखते हैं तो उसकी आंखें खुशी से चमक उठती है। रात के वक्त में वह बीच बहुत खूबसूरत लग रहा था। वहां पर रुद्राक्ष और ख्वाहिश के अलावा इस वक्त कोई नहीं था। रुद्राक्ष ख्वाहिश को नीचे उतार देता है। ख्वाहिश अपने कदम बस बीच की तरह बढ़ते हुए बोली, वाह ये कितना खूबसूरत है, बिल्कुल मूवीज की तरह लग रहा है। ये पानी देखकर ऐसा लग रहा है जैसे इसके अंदर ब्लू चमकते हुए डायमंड है, ये कितना खूबसूरत है। वह बोल ही रही थी कि उसकी एक चीख निकल जाती है क्योंकि रुद्राक्ष ने उसे अपने गोद में उठाकर सीधा पानी में फेंक दिया था। ख्वाहिश हैरानी से अपनी आंखें फाड़े रुद्राक्ष को देख रही थी। रुद्राक्ष तिरछी मुस्कान के साथ बोला, इतना हैरान क्यों हो रही हो, तुमने ही तो कहा था ना कि तुम्हें बीच पर खेलना है, मस्ती करनी है, तो मैं तुम्हें वही करने लाया हूँ, आप खेलो मेरे साथ, मस्ती करो। रुद्राक्ष कुछ पल रुक कर बोला, पर स्वीट हार्ट तुम बहुत जल्द थक जाती हो। ख्वाहिशों उसे घूरते हुए बोली, अच्छा जी, आप हमारी बातें हमारे ऊपर ही उल्टी डाल रहे हैं, रुकिए। इतना कहकर वह अपने हाथों में पानी लेकर रुद्राक्ष के ऊपर डालने लगती है। कुछ ही देर में वह दोनों पूरी तरह से पानी से भीग चुके थे। ख्वाहिश ने पिंक कलर का साइज टी शर्ट और नीचे ब्लैक कलर की शॉर्ट्स पहनी हुई थी और रुद्राक्ष ने एक वाइट कलर की शर्ट और नीचे डार्क ब्लू डेनिम पहनी हुई थी। वह बहुत हॉट लग रहा था। वो वाइट शर्ट उसकी बॉडी पर चिपक चुका था जिससे उसकी मस्कुलर बॉडी अच्छे से दिख रही थी। रुद्राक्ष चुपचाप खड़ा था और ख्वाहिश जैसे पागल ही हो चुकी थी और रुद्राक्ष के ऊपर पानी फेंक कर मारे जा रहे थे। रुद्राक्ष बस ख्वाहिश की हरकतों को देख रहा था क्योंकि उसे पता था कि अगर वह पलटवार करेगा तो ख्वाहिश नाराज हो जाएगी। रुद्राक्ष अपने चेहरे पर हाथ रखकर बोला, नाउ स्टॉप इट स्वीट हार्ट, चलो अब काफ़ी वक्त हो गया है। ख्वाहिश उसे घूरते हुए बोली, नहीं अभी बिल्कुल भी वक्त नहीं हुआ है, हमें और खेलना है। इतना कहकर वह गहरे पानी की तरफ जाने लगती है। रुद्राक्ष के पीछे जाते हुए सीरियस आवाज में बोला, उस तरफ मत जाओ स्वीट हार्ट, वहाँ पर पानी गहरा है, यहाँ आओ वापस।
ख्वाहिश फिर भी रुद्राक्ष की बात नहीं मान रही थी तो रुद्राक्ष एक तिरछी मुस्कान के साथ बोला, इस समुद्र में बड़े बड़े शार्क और एनाकोंडास रहते हैं, अगर तुम ज़्यादा आगे गई तो मैं तुम्हें बचाने नहीं आने वाला, क्योंकि मुझे अपनी ज़िंदगी प्यारी है। रुद्राक्ष की बात सुनकर ख्वाहिश वहीं रुक गई थी और फुल स्पीड के साथ भागते हुए वापस आती है और एकदम से रुद्राक्ष के गले लग जाती है। रुद्राक्ष बिना किसी भाव के बोला, क्या हुआ, अब नहीं जाना गहरे पानी में? ख्वाहिश उसे खींचते हुए बोले, नहीं नहीं जाना, प्लीज़ जल्दी किनारे पर चलते हैं। रुद्राक्ष ख्वाहिश के साथ किनारे पर आ जाता है, तभी रुद्राक्ष के पैरों में कुछ आता है जिससे वह गिरने लगता है। ख्वाहिश उसे बचने की कोशिश कर रही थी, वह भी गिर जाती है, पर रुद्राक्ष ने ख्वाहिश को चोट नहीं लगने दी थी। ख्वाहिश नीचे और रुद्राक्ष उसके ऊपर था। रुद्राक्ष ने खुद को और ख्वाहिश को संभाल लिया था। वह दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। ख्वाहिश का चेहरा उसे पानी में भीगने के बाद उस चमकते लाइट में किसी पूनम के चांद की तरह चमक रहा था। रुद्राक्ष उसके चेहरे को देखने में पूरी तरह से खो चुका था। वह ख्वाहिश के होठों की तरफ एक नज़र देखा है, फिर ख्वाहिश के साथ आई कांटेक्ट मेंटेन करते हुए ख्वाहिश के होठों पर अपने होंठ रख देता है और इस पोजीशन में उसे इंटेंस किस करने लगता है। वहां पर रुद्राक्ष के गार्ड्स थे जो अपने पीठ करके उन दोनों से कुछ दूरी पर खड़े थे और वहां पर किसी को भी आने से मना किया हुआ था। रुद्राक्ष अपने एक हाथ से ख्वाहिश की कमर से हिला रहा था और धीरे धीरे करके उसके टी शर्ट को निकलने लगता है। बाकी का रोमांस कल देखेंगे। ओके। एपिसोड 86, ख्वाहिश और रुद्राक्ष का इंटेंस कार रोमांस, आई कांट वेट एनीमोर। रुद्राक्ष ख्वाहिश की टी शर्ट को रिमूव कर रहा था। अपनी आंखें बंद करें, उसके दोनों हाथों पर अपने हाथ रख देती है और रुद्राक्ष की हरकत को बंद कर देती हैं। रुद्राक्ष अपनी आंखें खोलकर ख्वाहिश की आंखों में देखा है और उसके होठों से हल्का सा दूर हो जाता है। रुद्राक्ष की आंखें ये साफ जाहिर कर रही थी कि उसे ख्वाहिश की यह हरकत बिल्कुल पसंद नहीं आई है। ख्वाहिश उसकी नज़रों को महसूस करके अपनी आंखें बंद करके धीरे से बोली, यहाँ नहीं रुद्राक्ष, प्लीज़ नहीं, कोई देख लेगा। रुद्राक्ष ख्वाहिश के छोटे छोटे हाथों को पकड़कर उसकी हथेलियां में किस करके बोला, फिक्र मत करो, यहाँ मेरी परमिशन के बिना परिंदा भी पर नहीं मार सकता, तो फिर इंसान की क्या ही औकात है। रुद्राक्ष ख्वाहिश के टी शर्ट के अंदर अपना सर डाल देता है और उसके पेट और कमर पर धीरे धीरे किसके साथ काटने लगता है, जिससे ख्वाहिश की आह निकल रही थी। कुछ ही पलों में रुद्राक्ष उसके फ्लैट बेली को पूरी तरह से लव बाइट से भर देने के बाद अपना चेहरा ऊपर की तरफ ले जाने लगता है। ख्वाहिश ने अपनी टी शर्ट के ऊपर से ही रुद्राक्ष के माथे पर अपना हाथ रखा हुआ था। रुद्राक्ष ख्वाहिश के सॉफ्ट सीने को प्रेस करने लगता है, जिससे ख्वाहिश पूरी तरह से ऊपर की तरफ उठ रही थी। रुद्राक्ष ख्वाहिश के इनक को ऊपर की तरफ करके उसके एक उभार पर होठ रख देता है और धीरे धीरे सक करने लगता है। ख्वाहिश पूरी तरह से तड़प उठती थी, वह अपने पैर से अपने दूसरे पर को मसल रही थी। रुद्राक्ष अपने दूसरे हाथ से उसके दूसरे उभार को बुरी तरह से मसलते हुए प्रेस करने लगता है। ख्वाहिश की मौन करने की आवाज़ काफ़ी दूर तक जा रही थी। वह गार्ड्स अपनी जगह बदलकर थोड़ा और आगे की तरफ खड़े हो जाते हैं। रुद्राक्ष ख्वाहिश के उस उभार को पूरी तरह से लव बाइट्स देने के बाद दूसरे उभार को अपने मुंह में लेकर चूसने लगता है और किस किस के साथ साथ बाइट्स भी करे जा रहा था। कुछ देर बाद वो ख्वाहिश के उभारों और गले को पूरी तरह से लव बाइट से भरकर एकदम लाल कर देता है। ऐसा लग रहा था जैसे ख्वाहिश को खून निकलने लगा हो, उसकी गोरी चमड़ी पूरी तरह से लाल हो चुकी थी। ख्वाहिश मुश्किल से रुद्राक्ष को अपने टी शर्ट के बाहर निकलती है और गहरी सांस लेते हुए वहीं रेत पर जहां वह लेटी हुई थी वहां उठकर बैठ जाती है और रुद्राक्ष की तरफ से घूरने लगी थी। रुद्राक्ष पूरी तरह से एक्साइटेड हो चुका था। वह ख्वाहिश के घूरने को इग्नोर करके उसे अपने गोद में उठा लेता है और वहां से कार की तरफ चला जाता है। वो जैसी कार में बैठता है, ड्राइवर कर स्टार्ट कर देता है और पार्टीशन ऑन कर देता है। ख्वाहिश थोड़ी डरी हुई थी क्योंकि उसे पता था कि अब उसके साथ क्या होने वाला है। वो अपना सरनामे हिलाकर बोली, नहीं रुद्राक्ष, अभी नहीं, बस कुछ ही देर में हम होटल पहुंच जाएंगे, प्लीज़। पर उसकी बात पूरी होती है उससे पहले ही वो रुद्राक्ष की गोद में बैठ चुकी थी। रुद्राक्ष उसकी टी शर्ट को उतार कर वहीं फेंक देता है और ख्वाहिश की इन को अपने हाथ से खींचकर फाड़ कर वहीं फेंक देता है। ख्वाहिश डरी हुई नज़रों से रुद्राक्ष को देख रही थी। उसे पता था कि अब उसे कोई नहीं बचा सकता। रुद्राक्ष ख्वाहिश को अपनी गोद में बिठा लेता है। ख्वाहिश ने अपने दोनों पैर रुद्राक्ष की कमर पर रैप कर लिया था और वह उसके एग्जैक्ट सामने बैठी हुई थी और इस वक्त उसने सिर्फ शॉर्ट्स ही पहन रखा था। रुद्राक्ष ख्वाहिश की आंखों में देखकर अपनी भारी आवाज़ में बोला, कार किसी सुनसान जंगल एरिया में पार्क करके चले जाओ। ख्वाहिश कंफ्यूजन में रुद्राक्ष को देख रही थी। उसे समझ नहीं आया था कि रुद्राक्ष उससे क्या कह रहा है। तभी वह ड्राइवर गाड़ी एक जगह पर रोक देता है, गाड़ी की चाबी वहीं रख देता है और पार्टीशन भी खोल देता है। पार्टीशन खोलते ही ख्वाहिश खुद को ढकने की कोशिश करने लगती है। रुद्राक्ष उसके कमर में अपना हाथ डालकर उसके सीने को खुद के सीने से बिल्कुल चिपका लेता है और एक झटके से ख्वाहिश के बंधे हुए बालों को अपने हाथ से खोल देता है, जिससे ख्वाहिश की रेशमी बाल उसकी पीठ पर बिखर जाते हैं। अब नहीं दिख रहा था कि ख्वाहिश ने कुछ नहीं पहना हुआ है। रुद्राक्ष कार को लॉक कर देता है। उसकी गाड़ी कुछ इस तरह से थी कि अंदर बैठे हुए लोग बाहर का व्यू देख सकते थे, पर बाहर के लोग गाड़ी के अंदर क्या हो रहा है यह नहीं देख सकते थे। ख्वाहिश बाहर की तरफ देख रही थी जहां पर गहरा अंधेरा था और हवाएं तेज तेज चल रही थी, स्नोफॉल भी होने लगा था। ख्वाहिश को यह नज़ारा बहुत प्यारा लग रहा था और साथ साथ डरावना भी। वह अपना सर घुमाकर रुद्राक्ष को कुछ कहने के लिए उसकी तरफ देखती है, पर रुद्राक्ष पहले से ही अपने डिजायर्स हुई आंखों से ख्वाहिश को निहार रहा था। ख्वाहिश डरी हुई नज़रों से रुद्राक्ष को देखकर बोली, हम यहाँ क्यों रुके हुए हैं? रुद्राक्ष उसे सीट पर लेटा देता है और अपने एक हाथ से उसकी शॉर्ट्स का बटन और जीप खोलते हुए बोला, बिकॉज आई कांट वेट एनीमोर।
इतना कहकर वो उसके होठों पर इम्पेशेंटली किस किस करने लगता है और उसकी शॉर्ट्स को निकाल कर वही फेंक देता है। ख्वाहिश उसे रोकने की कोशिश कर रही थी, रुद्राक्ष काबू में नहीं आ रहा था। रुद्राक्ष अपनी शर्ट निकाल देता है और उसी शर्ट से ख्वाहिश की दोनों हाथों को पकड़कर बांध देता है और ख्वाहिश की आंखों में देखकर बोला, मुझे रोको मत स्वीट हार्ट, मेरा साथ दो। इतना कहकर वो ख्वाहिश की गर्दन को अपनी नाक से धीरे धीरे से रब करने लगता है। वो वैसे ही अपने नाक से सहलाते हुए ख्वाहिश के सीने तक आ जाता है और ख्वाहिश के सीने को अपनी नाक और होठों से सहलाने लगता है। ख्वाहिश भी बुरी तरह से मदहोश हो रही थी। वो रुद्राक्ष को रोकना छोड़कर उसका साथ देने लगी थी। अपने दोनों हाथों को रुद्राक्ष के गले में फंसा लेती है। रुद्राक्ष ख्वाहिश के सीने को बुरी तरह से मसलते हुए सक कर रहा था और साथ साथ किस और लिक भी वो उसे किस करते हुए उसके गर्दन पर जाता है और उसके होठ और गर्दन को भी किस करने लगता है और साथ साथ बुरी तरह से काट भी रहा था। ख्वाहिश के सीने से हल्की सी ब्लीडिंग होने लगी थी। रुद्राक्ष उसे खून को अपनी जेब से लिक कर लेता है और धीरे धीरे वापस से शक करने लगता है। वह ख्वाहिश के पेट से होते हुए नीचे की तरफ चला जाता है और ख्वाहिश को किसी और शक करने लगता है। ख्वाहिश की आवाज़ उसका से बाहर जा रहे थे तो वहाँ कोई था नहीं, मगर होता तो सब अच्छा था कि उसे घर में क्या हो रहा है। रुद्राक्ष दोनों के ही कपड़े उस कार में अस्त व्यस्त पड़े हुए थे। करीब 1 घंटे बाद रुद्राक्ष वापस से ख्वाहिश के ऊपर आ जाता है। वो देखता है कि ख्वाहिश अपनी आंखें बंद करके लेटी हुई थी। रुद्राक्ष बिना किसी वार्निंग की ख्वाहिश के अंदर इंटर कर देता है। जैसे ख्वाहिश की है कि जीत निकल जाती है, रुद्राक्ष तुरंत ही उसके होठों पर केस करने लगता है। थोड़ी देर में ख्वाहिश नॉर्मल हो जाती है और सेडिक्टिव वे में मौन करने लगती है। पूरी रात रुद्राक्ष उस कार में ख्वाहिश से प्यार करता रहता है। ख्वाहिश तो नींद और थकान से मर रही थी पर रुद्राक्ष उसे सोने ही नहीं दे रहा था। सुबह के करीब 400 बजे रुद्राक्ष ख्वाहिश को फ्री करता है और ख्वाहिश थककर उसकी बाहों में सो जाती है। रुद्राक्ष अपने कपड़े पहनता है और ख्वाहिश को अपना कोट पहना देता है। वह ख्वाहिश को ठीक से लेटाकर आगे की सीट पर आ जाता है और ड्राइविंग करने लगता है। कुछ ही देर में वह लोग एक कॉटेज पर आ जाते हैं जो 2 माले का था और बहुत खूबसूरत था। रुद्राक्ष के चेहरे पर एक सेटिस्फैक्शन और चमक नजर आ रही थी जो ख्वाहिश के साथ प्यार करने के बाद ही आती थी, और उसके चेहरे पर एक तिरछी मुस्कान थी जो किस लिए थी इसका रीजन अभी सामने नहीं आया था। रुद्राक्ष ख्वाहिश को अच्छे से कवर करके अपनी गोद में उठाकर सीधा उस कॉटेज में आ जाता है। उस कॉटेज के बाहर पहले से ही रुद्राक्ष के सारे गार्ड्स खड़े थे पर किसी ने भी अपना सिर उठाकर रुद्राक्ष और ख्वाहिश को नहीं देखा था। रुद्राक्ष ख्वाहिश को अपने रूम में ले आता है और ख्वाहिश को बेड पर लेटाकर उसे गीले टॉवल से अच्छे से साफ करके अपना एक ब्लैक शर्ट पहना देता है। ख्वाहिश इतनी नींद में थी कि उसे पता ही नहीं था कि उसके साथ क्या हो रहा था। उसकी भारी नींद को देखकर रुद्राक्ष अपना सरना में हिला देता है। रुद्राक्ष ख्वाहिश को अच्छे से ब्लैंकेट से कवर करता है और उस रूम के खिड़की दरवाजे बंद करके रूम हीटर चालू कर देता है क्योंकि बाहर स्नोफॉल शुरू हो चुका था और बढ़ता ही जा रहा था, जिससे ठंड और बढ़ती जा रही थी और ख्वाहिश को तो वैसे भी ठंडी ज़्यादा लग जाती थी। यह बात रुद्राक्ष को जानता था। रुद्राक्ष अपने फ़ोन में देखता है किसी का मैसेज आया हुआ था। वह सामने से उस नंबर पर कॉल कर देता है। सामने से जैसे ही कॉल रिसीव होता है रुद्राक्ष बिना किसी भाव के बोला, समथिंग न्यू रॉकी। सामने से रोक रिस्पेक्ट के साथ बोला, नहीं बॉस अभी तक कुछ नहीं हुआ है, पर दक्ष खन्ना आपको और लेडी बॉस को ढूंढने के लिए होटल जरूर आया था, पर अपने जैसे कहा था उस मुताबिक उस दक्ष को ये बताया गया है कि आप और लेडी बॉस यहाँ से निकल चुके हैं। गुड। रुद्राक्ष बस इतना ही कहता है और कॉल काट देता है। रुद्राक्ष तिरछी मुस्कान के साथ बाहर हो रहे स्नोफॉल को देखकर बोला, दक्ष खन्ना इंसान तो तुम भी अच्छे थे, पर तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हारे सो कॉल्ड अंकल और तुम्हारी बहन ने क्या किया है। तुम अगर अच्छे से समझकर अपने कदम खुद ही पीछे कर लेते हो तो तुमसे समझदार इंसान कोई और नहीं होगा, और अगर तुम सारी चीज़ जानने के बाद भी मुझसे रुद्राक्ष सिंह शेखावत के साथ लड़ोगे, वह भी मेरी स्वीट हार्ट के लिए, तो तुमसे बदनसीब और बेवकूफ़ इंसान इस दुनिया में कोई और नहीं, क्योंकि मैं अपने स्वीट हार्ट पर किसी की एक आंख से बर्दाश्त नहीं करता, और तुमने तो उसे अपने प्यार भरी नज़रों से देखा था। मैं ये कैसे बर्दाश्त करूँ कि मेरे स्वीट हार्ट को कोई और वैसे देखता है जैसे मैं उसे देखता हूँ। आज सुबह जब ख्वाहिश घूम गई थी, रुद्राक्ष चारों तरफ अपनी नजरिया को घुमा रहा था, तभी उसकी नज़र बीच के पास से आ रही ख्वाहिश के ऊपर पड़ती है जो रोड क्रॉस करने की कोशिश कर रही थी पर कर नहीं पा रही थी। रुद्राक्ष से देखकर जल्दी से अपने कदम उसकी तरफ बढ़ा देता है, पर उससे पहले ही एक लड़का जाकर ख्वाहिश की हेल्प करने लगता है। ये देखकर रुद्राक्ष की आंखें छोटी हो जाती है। वह ठीक से उस लड़के की तरफ देखा है, तब जाकर उसे पता लगता है कि यह कोई और नहीं दक्ष था जो रुद्राक्ष की इन्फॉर्मेशन निकल रहा था, और यह बात रुद्राक्ष को पहले ही पता चल चुकी थी। रुद्राक्ष जल्दी से ख्वाहिश के पास जाने लगता है। रुद्राक्ष ने ख्वाहिश के पास पहुंचकर जानबूझकर दक्ष के ऊपर ध्यान नहीं दिया था, जिससे दक्ष को ये लगे कि रुद्राक्ष ने उसे नहीं देखा है और वह छुप जाता है। रुद्राक्ष की दक्ष की नज़रों को देखकर ही रुद्राक्ष ने ख्वाहिश के होठों पर इंटेंस किस करने लगा था, जिससे दक्ष यह समझे कि रुद्राक्ष और ख्वाहिश बेहद करीब है तो और अपना आइडिया ड्रॉप कर दे। ख्वाहिश अपनी कार की तरफ भाग जाती है और रुद्राक्ष अपनी सरसरी नज़रें चारों तरफ घुमा रहा था, पर उसे दक्ष कहीं नहीं दिखता, तो वो समझ जाता है कि दक्ष गुस्से से वहां से जा चुका है। रुद्राक्ष भी बिना किसी भाव की अपनी आंखों पर चश्मा चढ़कर वहां से निकल जाता है। रुद्राक्ष की आवाज़ ख्वाहिश की जोरदार चीख से खुलती है। ख्वाहिश ने गुस्से से रुद्राक्ष को बेड से धक्का देकर गिरा दिया था। एपिसोड 87। रुद्राक्ष की बेशर्मी, तुम्हें देखकर मैं सेड्यूस हो रहा हूँ स्वीट हार्ट। रुद्राक्ष बेड के नीचे पड़ा हुआ था और ख्वाहिश को घूर रहा था और ख्वाहिश भी उसे बुरी तरह से घूर रही थी। रुद्राक्ष अपनी सख्त आवाज में बोला, मुझे नीचे धक्का देने की वजह।
ख्वाहिश गुस्से से बोली, आप हमारी गर्दन को दबाकर हमें मारना चाह रहे हैं, पर हम आपकी कोशिश कामयाब नहीं होने देंगे। रुद्राक्ष उसे घूरते हुए बोला, व्हाट रबिश, मैं क्यों तुम्हें मारूंगा? आप सोते हुए हमारी गर्दन पर अपनी पकड़ कसते ही जा रहे थे, जिससे हमें सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। सी ख्वाहिश अपने गले को सहलाते हुए बोली। रुद्राक्ष कुछ सोचकर बोला, अच्छा वो तुम्हारी गर्दन थी क्या? जी हाँ, ख्वाहिश रुद्राक्ष को घूरते हुए बोली। रुद्राक्ष अपना सिर ना में हिलाकर खड़ा हो जाता है और रूम से बाहर जाने लगता है। ख्वाहिश उसे रोककर सख्त आवाज में बोली, रुकिए। रुद्राक्ष पीछे मुड़कर उसकी तरफ देखता है तो ख्वाहिश अपनी एक आईब्रो चढ़ाकर बोली, आपको क्या लगा था आप क्या दबा रहे थे, वह भी इतना कस के? रुद्राक्ष ख्वाहिश के चेहरे से होते हुए अपनी नज़र ख्वाहिश के सीने पर ले जाता है और फिर सीने से ख्वाहिश के पेट पर और उसके नीचे ले जाते हुए अपनी नज़र रोक देता है। ख्वाहिश की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई थी। वो अपनी गोद में एक तकिया रख देती हैं और एक तकिया रुद्राक्ष को मारते हुए बोली, बेशर्म बदतमीज, शर्म नहीं आती ऐसे हमें गंदी नज़रों से देखते हुए? रुद्राक्ष बेशर्मी से अपना सर ना में हिलाकर तिरछी मुस्कान के साथ बोला, नहीं बिल्कुल शर्म नहीं आती स्वीट हार्ट, तुमसे कैसे भी पेश आने में, और हुलिया ठीक करो अपना, तुम्हें देखकर मैं सेड्यूस हो रहा हूँ। ख्वाहिश अपनी तरफ देखती है तो उसने जो शर्ट पहनाया हुआ था, जो रुद्राक्ष का होने की वजह से साइज में काफ़ी बड़ा था, जिससे ख्वाहिश के कंधे से उतर गया था, और उसने अंदर कुछ नहीं पहना हुआ था जिससे ख्वाहिश के ब्रेस्ट शो हो रहे थे। ख्वाहिश जल्दी से अपने शर्ट को अपने मुट्ठियों में भर लेती है और अपनी गोद में 2 तकिए रख लेती है। रुद्राक्ष ख्वाहिश को अपने गहरी नज़रों से देखते हुए बोला, अगर तुम ठीक हो तो हम अभी कंटिन्यू कर सकते हैं, मैं तुम्हारे लिए हमेशा फ्री हूँ, ऐसे मुझे सेड्यूस करने की ज़रूरत नहीं है स्वीट हार्ट। ख्वाहिश जल्दी से खुद को अच्छे से कवर करके बोली, नहीं नहीं कोई ज़रूरत नहीं है, हमारी कल रात की थकान अभी भी नहीं उतरी है, और जैसा आपका कल रात का परफॉर्मेंस था ना, हमें लग नहीं रहा है कि हम आज पूरा दिन भी उठ पाएंगे। रुद्राक्ष देसी मुस्कान के साथ ख्वाहिश की तरफ आए विंक कर देता है और उसे फ्लाइंग किस देकर रूम से बाहर चला जाता है। रूम से बाहर आते ही रुद्राक्ष किसी को कॉल कर देता है और बोला, मैं तुम्हें आधे घंटे में मिलता हूँ। इतना कहकर रुद्राक्ष दूसरे रूम में फ्रेश होने चला जाता है। वह कुछ देर बाद फ्रेश होकर आकर देखता है तो ख्वाहिश फिर से सो चुकी थी। रुद्राक्ष ख्वाहिश को शॉर्ट्स पहना देता है और उसके शर्ट को अच्छे से बंद करके ख्वाहिश को ब्लैंकेट से अच्छे से कवर करके उसके माथे पर किस कर लेता है और अपने मन में बोला, तुम्हें आज का दिन ऐसे ही गुजारना जरूरी था, क्योंकि मुझे पता है कि अगर तुम ठीक रहती तो बाहर घूमने जाने के लिए कहती और मैं अपना काम नहीं कर पाता, पर मेरा काम हो जाए आज का, उसके बाद मैं तुम्हें अच्छे से घूमने ले जाऊंगा। वह ख्वाहिश के होठों पर हल्का सा किस करके रूम से बाहर निकल जाता है और हॉल में कुछ गार्ड्स और बाकी कॉटेज के आसपास करीब 50 गार्ड्स को वहां पर तैनात करके गया था। राकेश जी जो किसी से बातें कर रहे थे, उनकी कार खराब हो गई थी, ड्राइवर कार ठीक कर रहा था। राकेश जी आदित्य से बात करके दूसरी कार मंगा रहे थे, पर नेटवर्क स्लो होता जिस वजह से ठीक से बात नहीं हो पा रही थी। आदित्य सामने से राकेश जी के मजे लेते हुए बोला, बोलिए डैड क्या हुआ है, आप बोल क्यों नहीं रहे हैं, मुझे आपकी कोई आवाज़ नहीं आ रही है। राकेश जी अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए चिल्लाकर बोले, कब से कह रहे हो आवाज़ नहीं आ रही है, आवाज़ नहीं आ रही है, मैं इतना ज़ोर से बोल रहा हूँ कि यहाँ पर अपना जंगल में भी सारे जानवर सुन रहे होंगे। आदित्य दूसरी तरफ शैतानों की तरफ अंदर ही अंदर हंस रहा था। वह अपनी हंसी को कंट्रोल करते हुए सीरियस आवाज़ में बोला, पर पापा आवाज़ नहीं आ रही है तो यही कहूँगा ना कि आवाज़ नहीं आ रही है, आप भी कमाल करते हैं। राकेश जी बोले, एक मिनट, जब तुम्हें मेरी आवाज़ नहीं आ रही है तो तुम्हें मेरी यह बात कैसे सुनाई पड़ी? आदित्य को कोई एक जोरदार थप्पड़ उसके सिर पर मरता है। ये कोई और नहीं अर्थ और कबीर थे, जो तीनों साथ ही बैठे हुए थे। अर्थ आदित्य के हाथ से फ़ोन छीनकर मोबाइल को म्यूट मोड पर डालते हुए बोला, गए थे, अगर बकवास कर रहा है कि आवाज़ नहीं सुनाई दे रही है तो फिर उनके सवाल का जवाब देने की क्या ज़रूरत थी? आदित्य अपना सर हाँ में हिलाकर बोला, सॉरी यार, गलती से हो गया, ला अब बात करने दे। कबीर उन दोनों के हाथ से मोबाइल छीनकर बोला, तुम दोनों ही रहने दो, मैं बात करता हूँ। सामने से राकेश से बोले, हेलो आदि, तुम सुन रहे हो? हाँ अंकल मैं सुन रहा हूँ, मैं कबीर बात कर रहा हूँ, कबीर बोला। राकेश जी एक गहरी सांस लेकर बोले, अच्छा हुआ तुमने उसे गधे के पास से फ़ोन ले लिया, कब से बकवास कर रहा था, चिल्ला चिल्ला कर मेरे गले में दर्द करवा दिया। कबीर बोला, हाँ अंकल, कार हम भेज रहे हैं, कुछ वक्त में आपको कार मिल जाएगी। एक्चुअली आज दिल्ली में ट्रैफिक जाम बहुत है तो गाड़ी आने में देर लगेगी। राकेश जी उसकी बात पर सिर्फ कार को जल्दी भेजने का कहते हैं और कॉल रख देते हैं। वो तीनों ही एक साथ एक्साइटमेंट में बोले, यह सब होगा काम, अब हमारा मिशन सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। मिशन पापा बताओ, मम्मी घर में लेकर आओ। कबीर और आदित्य दोनों ही एकदम से अपना सर घुमाकर अर्थ को देखकर बोले, रुद्राक्ष भाई को इस बारे में पता तो नहीं है ना? अर्थ अपना सर पूरी तरह से ना में हिलाकर बोला, नहीं उसे कुछ नहीं पता है, वह तो अपने किसी सीरियस मैटर में है। आदित्य अपना सर ना में हिलाकर बोला, आप लोग कैसे भाई को अंडरस्टिमेट नहीं कर सकते हैं, आप लोगों को पता है ना भाई, चाहे कितने भी बड़े सीरियस मैटर में रहे पर उन्हें अपने करीबी लोगों की हमेशा जानकारी होती है। अर्थ अपना सिर हिलाकर बोला, हाँ यार वही तो दिक्कत है कि तेरा भाई इस दुनिया का सबसे बड़ा स्पाई है, हैकर, स्टॉकर है, उसे कुछ भी कह सकते हैं, वह कभी हमारा पीछा छोड़ ही नहीं सकता, खास करके तेरा और अंकल का।
पर मुझे लगता है कि उसे इस बात से कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अब रुद्राक्ष पहले वाला रुद्राक्ष नहीं रहा है, उसे प्यार में बिलीव होने लगा है, वह प्यार करने वाले लोगों को अब झूठ नहीं समझ रहा है और मुझे लगता है कि वह खुश होगा अगर अंकल की जिंदगी है में उनका प्यार वापस आ जाएगा। तो कबीर उन दोनों को शांत करते हुए बोला। अर्थ एक गहरी सांस लेकर बोला, प्यार नहीं, प्यार सिर्फ नम्रता आंटी करती थी अंकल से। अंकल तो हमेशा से बस सपना आंटी से प्यार करते थे जो अब उनकी समधन है। वैसे इस चीज़ में बुराई नहीं है कोई, अगर सपना आंटी साथ दे तो समधन और संधि के बीच अफेयर होना तो नॉर्मल बात है। आजकल तो जमाई और सासू भाग जाते हैं, शादी कर लेते हैं, बहू और ससुर भाग जाता है, तो फिर समधन समधी में फिर तो नॉर्मल सी बात है। मुझे लगता है कि सपना आंटी को राकेश अंकल को एक चांस देना चाहिए। कबीर चेयर पर रिलैक्स होकर बैठते हुए बोला। अर्थ और आदित्य बिना किसी भाव के एक दूसरे को देखने के बाद आदित्य अपने केबिन में बने हुए पर्सनल रूम में जाता है और उसमें से 2 बॉक्सिंग ग्लव्स लेकर आता है। एक वह खुद पहना है, एक अर्थ की तरफ फेंक देता है। जीएम से अर्थ कैच कर लेता है। कबीर अपनी चेयर से डर के मारे स्लो मोशन में खड़ा होते हुए बोला, ये तुम लोग क्या कर रहे हो? ये बॉक्सिंग ग्लव्स किस लिए? अभी बताते हैं। अर्थ और आदित्य दोनों ही ग्लव्स पहनते हुए कबीर की तरफ अपने कदम बढ़ाकर बोले। कबीर अपने कदम पीछे लेते हुए बोला, कमीनों तुम दोनों मुझे मारना चाह रहे हो? भूल गए मैं तुम्हारा दोस्त हूं, मैं तुम्हें हमेशा हर एक चीज़ में मदद करता हूं, काम आता हूं। यह मदद कर रहे हो तुम पापा का उनकी समधन के साथ अफेयर करवाकर। आदित्य कबीर को एक पंच करते हुए बोला, दिमाग खराब हो गया तेरा? छी, कितनी घटिया सोच हो गई है तेरी इस बार? अर्थ कबीर को मारते हुए बोला। अर्थ और आदित्य दोनों एक के बाद एक कबीर को मार रहे थे। गलती हो गई कमीनों, गलती हो गई, आहा है। कबीर की जोरदार चीखें निकलने लगती है। वह लोग इस वक्त आदित्य के केबिन में थे, फिर की मारपीट चालू थी। राकेश जी गाड़ी आने का इंतजार कर रहे थे, आसपास कोई नहीं था, सिर्फ राकेश जी, उनका ड्राइवर। रास्ता क्लियर था, चारों तरफ गहरा अंधेरा हो चुका था। राकेश जी अपनी घड़ी में देखते हुए बोले, 1100 बजे को आए हैं, पता नहीं वह गधों ने गाड़ी का भिजवाई होगी कि नहीं। तभी वहां पर एक गाड़ी आ जाती है। राकेश जी अपने फ़ोन में नेटवर्क देख रहे थे, उनकी नज़र उस कार पर जाती है, वो बस उसे देख रहे थे। वह कार आकर राकेश जी के आगे खड़ी हो जाती है। राकेश जी बिना किसी भाव के अपना सिर उठाकर ऊपर देखते हैं, तभी उस कार का कांच नीचे होता है। ये कोई और नहीं नम्रता जी थी। राकेश जी अपनी एक आईब्रो चढ़ाकर बोले, तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? क्यों, ये सड़क सिर्फ तुम्हारी है, तुम अकेले ही यहाँ से चल सकते हो? नम्रता जी राकेश जी को देखकर बिना किसी भाव के बोली। नहीं ऐसी बात नहीं है, पर तुम्हारे हॉस्पिटल का रास्ता ये तो नहीं है। राकेश जी अपनी जेब में हाथ डालकर बोले। ओ तो तुम्हें सारी चीज़ नोटिस करते हो कि मैं कहाँ से आता हूँ कहाँ से जाती हूँ? नम्रता की एक शरारती मुस्कान के साथ बोली। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बस मुझे पता था तो तुम्हें बता दिया। राकेश जी बिना किसी भाव के बोले। सी ठीक है, चलो कर में बैठो। साफ पता चल रहा है कि तुम्हारी कार खराब हो गई है, पर तुम अपने घमंड के चलते मुझे लेफ्ट नहीं मांगोगे, इसलिए मैं खुद ही तुम्हें लीफ दे रही हूँ। तुम बिल्कुल पहले जैसे ही हो। राकेश बिल्कुल नहीं बदले। नम्रता जी अपने कार का साइड डोर ओपन करते हुए बोले। राकेश से बिना किसी भाव के पास नम्रता जी को देख रहे थे। नम्रता जी फिर से बोली, मैंने कहा कर में बैठो। राकेश, क्या अब तुम मेरे साथ गाड़ी में भी नहीं बैठोगे? फिक्र मत करो, मैं तुम्हारा फ़ायदा नहीं उठाऊंगी, क्योंकि मुझे पता है कि तुम उस तरह के आदमी नहीं हो। नम्रता जी इतना बोलकर हंसने लगती है और राकेश जी उन्हें घूर रहे थे। एपिसोड 88 मर्डर रुद्राक्ष। हमारे रुद्राक्ष कहाँ है पता है आपको? राकेश जी कुछ पल नम्रता जी को घूरने बाद कार का डोर ओपन करके अंदर बैठ जाते हैं। नम्रता जी के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई थी। राकेश जी नम्रता जी को घूरते हुए बोले, ज़्यादा दांत दिखाने की ज़रूरत नहीं है, कार चलाओ, मुझे जल्दी घर पहुंचना है। नम्रता जी एकदम से अपना मुस्कुराना बंद करके राकेश जी को एक नज़र घूरने के बाद कार चल देती है। उन दोनों के बीच कोई बातचीत नहीं हो रही थी। राकेश जी कब से नम्रता जी के चेहरे को ही देख रहे थे। नम्रता जी को यह चीज़ काफ़ी अजीब लग रहे थे। वह राकेश जी की तरफ देखकर बोली, क्या मेरे चेहरे पर कुछ लगा हुआ है? तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? राकेश जी बिना किसी भाव के बोले, नहीं कुछ लगा नहीं हुआ है, पर देख रहा हूँ कि तुम्हें ड्राइविंग करना आ गया है। तुम काफ़ी अच्छे ड्राइविंग कर रही हो और मेकअप कुछ ज़्यादा ही लगा हुआ है, पहले इतना नहीं लगाती थी। नम्रता जी राकेश जी के कंधे पर एक थप्पड़ मार के बोले, राकेश तुम बेवकूफ़, मैं मेकअप नहीं लगती समझे? मैंने मेकअप नहीं लगाया हुआ है, वह तो मैं पहले से ज़्यादा गोरी हो गई हूँ, इसलिए तुम्हें ये लग रहा होगा। और मैं ड्राइविंग की क्लासेस ली है अमेरिका से, तो ऑब्वियसली मुझे अच्छे से ड्राइविंग करना तो आता ही होगा। मैं और ड्राइविंग में तुम्हें भी हरा सकती हूँ। राकेश जी उसकी बात सुनकर हंसने लगते हैं, जैसे नम्रता जी का मजाक उड़ा रहे हो। नम्रता जी समझ रही थी कि राकेश जी उसका मजाक उड़ा रहे हैं। वह अपनी आंखें रोल करते हुए बोली, स्टॉप इट राकेश, हम कोई छोटे बच्चे नहीं हैं जो कॉलेज में पढ़ा करते थे। अब तुम बड़े हो गए हो, देखो कितने बुढ़े हो गए हो, तुम्हें ये सारी चीज़ सूट नहीं कर रही है। राकेश जी की हंसी एकदम से गायब हो जाती है। वह नम्रता जी को घूरते हुए बोले, बुढ़ा होगा तुम्हारा, आप समझे? मैं तो अभी जवान हूँ, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मुझे बुढ़ा मत कहना। राकेश तुम मेरे बाप के ऊपर जा रहे हो, मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। नम्रता जी अपना हाथ ड्राइविंग से हटकर दोनों हाथों से राकेश जी को मारने लगती है। राकेश जी जल्दी से स्टीयरिंग व्हील संभालते हुए बोले, ओ झांसी की रानी बड़ी आई, मुझे ड्राइविंग में हराने वाली, पहले ड्राइविंग करना तो सीख ले। नम्रता जी जल्दी से ड्राइविंग संभालती है। वो दोनों ही एक दूसरे को घूर रहे थे जैसे वह कोई छोटे बच्चे हो। कुछ वक्त बाद राकेश जी सीरियस आवाज में बोले, वैसे एक बात बताओ, तुमने शादी क्यों नहीं की?
तुम नहीं मिले ना इसलिए, वरना तुमसे कर लेती। नम्रता जी राकेश जी की तरफ देखकर एक आंख मार के बोली। राकेश जी सीरियल आवाज में बोले, मजाक नहीं नम्रता, मैं सच में पूछ रहा हूँ, सच बताओ कि तुमने शादी क्यों नहीं की। नम्रता जी कार रोककर राकेश जी की तरफ घूमकर उनके हाथ को अपने हाथ में थामकर सीरियस आवाज में बोली, मैं सच कह रही हूँ राकेश, मैंने अपनी जिंदगी में सिर्फ तुमसे प्यार किया था और तुमसे इजहार भी किया था, पर तुम किसी और से प्यार करते थे, जिस वजह से तुमने मेरा प्यार एक्सेप्ट नहीं किया। तुम्हारे बाद मुझे किसी और लड़के से कभी प्यार नहीं हुआ। तुम्हें पता है मैं अनाथ हूँ, मेरे पास कोई फैमिली नहीं थी जो मेरी शादी की चिंता करे, जो मुझे जबरदस्ती अरेंज मैरिज करने के लिए फोर्स करें कोई नहीं था, जिस वजह से मैं अकेली रह गई। पर मुझे किसी और लड़के में कभी इंटरेस्ट ही नहीं आया। किसी को देखकर यह नहीं लगा कि ही इज़ द वन जो मेरे लिए है। मुझे लगता है कि मेरे लिए सिर्फ तुम हो, और अगर तुम नहीं तो कोई और भी नहीं। नम्रता जी आज काफ़ी साल बाद फिर से राकेश जी को अपने दिल की बात बता रही थी। राकेश जी बस नम्रता जी की आंखों में देख रहे थे, वह कुछ भी बोल नहीं रहे थे। नम्रता जी एक फीकी मुस्कान के साथ बोली, आई नो कि तुम अभी भी सपना से प्यार करते हो, मुझसे नहीं, और तुम सपना के अलावा कभी किसी और से प्यार करोगे भी नहीं। आई एम सॉरी, मेरी बातों को ज़्यादा सीरियस मत लेना। इतना कहकर वह सीरियस फेस के साथ वापस से कार ड्राइविंग करने लगती है। राकेश जी कुछ बोल ही नहीं रहे थे। आइलैंड ख्वाहिश की नींद खुलती है। वहां पर इस वक्त सुबह के 11 बज रहे थे। ख्वाहिश को अभी भी नींद आ रही थी, पर फिर भी वो जाग जाती हैं और आसपास रुद्राक्ष को देखने लगती है। वो अलसाए आवाज में बोली, रुद्राक्ष रुद्राक्ष कहाँ है आप। कुछ देर बाद भी रुद्राक्ष का कोई जवाब नहीं आता तो ख्वाहिश चिढ़कर वॉशरूम में चली जाती हैं और कुछ देर बाद फ्रेश होकर रूम से बाहर निकाल जाती हैं। वह आसपास से बस से रुद्राक्ष को ही ढूंढ रही थी, पर उसे रुद्राक्ष कहीं नहीं मिल रहा था। वह काफ़ी चिढ़ गई थी, उसे गुस्सा भी रहा था। ख्वाहिश बाहर निकलकर पूरे घर को देखती है, उसे ये सब बहुत अच्छा लग रहा था। वो हैरानी से बोली, वाह ये घर कितना अच्छा है, इन्हें कैसे पता चला कि हमें स्नोफॉल के बीच ऐसे कॉटेज में रहना है, पर ये चले कहाँ गए। ख्वाहिश ऊपर के माले से नीचे देखती है जहाँ पर करीब 4 से 5 मैड्स काम कर रही थी। ख्वाहिश उन लोगों को देखकर हैरान हो जाती है, क्योंकि उसे अपने घर में इतने मैड्स को देखने की आदत नहीं थी। वो नीचे आ जाती है तो सारी मैड्स उसे देखकर अपना सिर झुकाकर बोली, आपको कुछ चाहिए मैम। ख्वाहिश एक हल्की सी मुस्कान के साथ बोली, हमारे रुद्राक्ष कहाँ है पता है आपको। बॉस यहाँ नहीं है, वो बाहर गए हैं, वो हमें आपकी सिक्योरिटी के लिए छोड़कर गए हैं। उन्होंने कहा कि वो शाम तक आ जाएंगे। आप सो रही थी तो उन्होंने आपको जगाया नहीं। नाश्ता और लंच दोनों ही हो बन है, आप बताएं आप क्या खाना पसंद करेंगी। वह मेघ ख्वाहिश की तरफ देखकर बोली। ख्वाहिश को रुद्राक्ष इस हरकत पर बहुत गुस्सा आता है, पर वो खुद को शांत करके कुछ सोचकर बोली, ठीक है, पर क्या आप हमारा लंच गार्डन में लगा सकती है, हम इस वक्त खाना ही खाएंगे। वह मैड्स अपना सिर हाँ में हिलाकर ख्वाहिश को वहीं बैठने के लिए कहती है और कुछ मैड्स वहां से बाहर गार्डन में सारी तैयारी करने चली जाती है। कुछ देर बाद ख्वाहिश गार्डन में बैठी हुई थी और अपना खाना खा रही थी। खाना इंडियन ही था जैसा कि ख्वाहिश को पसंद था। वह खाने से ज़्यादा आसपास सारी चीज़ देख रही थी, क्योंकि वहाँ का व्यू बहुत खूबसूरत था। स्नोफॉल इस वक्त बंद हो चुका था, पर जगह जगह स्नो गिरा हुआ था। छोटे छोटे बर्ड्स और एनिमल आपस में खेल रहे थे और यहाँ से वहाँ घूम रहे थे। ख्वाहिश मुस्कुराते हुए सारी चीज़ देख रही थी। ख्वाहिश सडनली थोड़ा अपसेट हो जाती है। वो पराठे का एक बाइट लेकर बोली, काश आप भी यहाँ होते हमारे पास, हमें बहुत बोरिंग लग रहा है। रुद्राक्ष के शर्ट पर खून लगा हुआ था, उसके बाल पूरी तरह से बिखर चुके थे और आंखें गुस्से से बिल्कुल लाल हो चुकी थी। वो गहरी सांसें लेते हुए अपने सामने पड़े इंसान को देख रहा था। उसके हाथ में गन थी। वो अपनी नज़रें हल्की सी तिरछी करता है और एक डेविल स्माइल के साथ अपनी गन से आगे उस दिशा में शूट कर देता है। सामने बड़े से फ्रीजर के पीछे एक आदमी छुपा हुआ था, वो वही तड़पते हुए मर जाता है। एपिसोड 89 रुद्राक्ष की ख्वाहिश के लिए केयर और दोनों की नोक-झोंक। स्टूपिड स्वीट हार्ट। ख्वाहिश पूरा दिन घर में अकेली थी, उसे वहां अच्छा लग रहा था, पर रुद्राक्ष के बिना अच्छा नहीं भी लग रहा था। अब तक सारी मैड्स काम करके जा चुकी था, वहां पर बस गार्ड्स ही थे जो घर के बाहर थे। गार्डन में स्नोफॉल हो रहा था। ख्वाहिश नहीं इस वक्त सिर्फ एक लॉन्ग स्लीव वाला टी शर्ट जीन्स ऊपर पहना हुआ था। वह कब से स्नोफॉल में खेलने जाने के बारे में सोच रही थी, पर रुद्राक्ष वहां नहीं था, जिस वजह से उसे लग रहा था कि अगर रुद्राक्ष आ गया तो वह उसे डांटेगा। पर ख्वाहिश अपनी गाल पर उंगली रख सोचते हुए बोली, रुद्राक्ष तो लगता है अभी लेट आएंगे, रात के 9 बजने को आए हैं और वह ज़्यादातर 11 के आसपास ही आते हैं, तो हम खेल सकते हैं। वह ऐसे ही गार्डन में चली जाती है और स्नोफॉल से खेलने लगते हैं। उसने बर्फ़ को अपने हाथों में ले रखा था, उसे वह एक्सपीरियंस बहुत अच्छा लग रहा था। गार्डन में चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ गिरे हुई थी। वो एक्साइटमेंट में सारी चीज़ें देख रही थी, पर कोई और भी था जो अपनी गहरी नज़रों से ख्वाहिश की सारी हरकतें देख रहा था और उसे ख्वाहिश की लापरवाही पर गुस्सा भी आ रहा था। तभी पूरे एरिया की लाइट कट जाती है और सारे जगह बिल्कुल अंधेरा छा गया था। ख्वाहिश जब इतने अंधेरे को देखते हैं तो डर जाती है। वह जोर से बोली, रुद्राक्ष। और तभी कोई उसकी कमर पर छूता है तो ख्वाहिश एकदम से आगे घूमकर देखती है तो वहाँ कोई नहीं था। वह डर से अपने कदम पीछे लेते हुए बोली, कौन है। रुद्राक्ष आप आ गए क्या, कहाँ है आप, कहाँ है। ख्वाहिश की बात का कोई जवाब नहीं दे रहा था। ख्वाहिश अपने कदम घर की तरफ बढ़ा देती है। अंधेरे में कुछ खास दिखाई नहीं दे रहा था। ख्वाहिश को ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसके पीछे कदम से कदम मिलाकर चल रहा। ख्वाहिश ने अपनी आंखें डर से बंद कर ली थी। कोई फिर से ख्वाहिश की कमर पर अपना हाथ से सहलाकर अपना हाथ पीछे ले लेता है।
ख्वाहिश गुस्से से पीछे मुड़कर देखती है, तभी लाइट आ जाती है। जब वह अपने सामने खड़े उस इंसान को देखती है तो एकदम से उसे अपने गले से लगा लेती है। ख्वाहिश के इतने जोर से गले लगने की वजह से रुद्राक्ष 2 कदम पीछे हो चुका था। ख्वाहिश रुद्राक्ष को कस के गले लगाकर बोली, आप कहाँ चले गए थे? इतना लेट कोई आता है क्या? सुबह से हमने आपका चेहरा तक नहीं देखा और आपको पता है अभी कोई हमें डरा। वह बोलते बोलते एकदम से चुप हो जाती है और रुद्राक्ष से दूर होकर उसे घूरने लगती है। रुद्राक्ष अपने एक आईब्रो ऊपर चढ़ाकर बोला, वॉट? वह आप ही थे ना जो हमें डरा रहे थे? ख्वाहिश रुद्राक्ष के सीने पर मारते हुए बोली, जिससे रुद्राक्ष पीछे की ओर अपने कदम ले रहा था। आपकी हिम्मत कैसे हुई हमें इतना डरने की? आपको पता भी है हम कितना डर गए थे बेहुदा आदमी। इतना कहकर वह गुस्से से अपने रूम की तरफ जाने लगती है, तभी उसे जोरों की छींकें आने लगती है। रुद्राक्ष जब ख्वाहिश को छिकता हुआ देखता है तो उसकी आंखें गुस्से से भर जाती है। वो ख्वाहिश के हाथ को कस के पकड़कर उसे घूरते हुए बोला, जाओ और खेलो स्नो में। मैंने मना किया हुआ है ना तुम्हें कि तुम्हें सर्दी जल्दी लग जाती है, इसलिए ठंड में मत घूमना, पर तुम्हें मेरी बात माननी ही कहा है। ख्वाहिश रोने की एक्टिंग करते हुए बुरा सा मुंह बनाकर बोली, हमारी तबीयत ठीक नहीं है और आप हमें डांट रहे हैं। रुद्राक्ष एक गहरी सांस लेकर अपना ब्लेजर निकालकर ख्वाहिश को पहना देता है और उसे अपनी गोद में उठाकर किचन में लेकर चला जाता है। ख्वाहिश का मुंह फूल चुका था गुस्से से। रुद्राक्ष उसे किचन में बिठा देता है स्लैब पर और गर्म शॉल लाकर उसे उड़ा देता है। रुद्राक्ष उसके फूले हुए चेहरे को घूरते हुए बोला, ज्यादा मुंह फुलाने की जरूरत नहीं है, तुम अपनी हरकतों की वजह से बीमार हुई हो, स्टूपिड स्वीट हार्ट। इतना कहकर वह गैस ऑन करके ख्वाहिश के लिए गर्म काढ़ा बनाने लगता है। ख्वाहिश बुरा सा मुंह बनाकर बोली, प्लीज़ हम ये काढ़ा नहीं पिएंगे, हमें बिल्कुल नहीं पसंद है। पता नहीं आप इसमें ऐसा क्या डालते हैं, इसका टेस्ट बहुत ख़राब होता है, बिल्कुल उल्टी जैसा लगता है। रुद्राक्ष ख्वाहिश के चेहरे के बिल्कुल करीब जाकर उसके होठों को अपने होठों से छूते हुए बोला, सोच लो काढ़ा नहीं पियोगे तो फिर आज रात भी वैसे ही पनिशमेंट मिलेगी जैसे कल रात को मिली थी, जिससे तुम कल भी पूरा दिन नहीं उठ पाओगी। वह ख्वाहिश की आंखों में देख रहा था। ख्वाहिश अपनी आंखों में डर लिए अपना सर ना में हिलाकर बोली, नहीं हम काढ़ा पी लेंगे। रुद्राक्ष तिरछी मुस्कान के साथ उसके होठों पर इंटेंस किस करने लगता है और एक लंबी किस के बाद रुद्राक्ष ख्वाहिश के होठों को काटते हुए उससे दूर हो जाता है और काढ़ा बनाने लगता है। कुछ देर बाद वह ख्वाहिश को काढ़ा पिलाने के बाद वो दोनों खाना खाते हैं और उसके बाद रुद्राक्ष ख्वाहिशों को सुलाने के बाद अपना काम करने लगता है और लेट नाइट को वह भी अपना काम करके सो गया था। नम्रता जी अपने सामने बैठे हुए 3 लड़कों को बिना किसी भाव के देख रही थी। नम्रता जी बुरा सा मुंह बनाकर बोली, तो मैं क्या करूं, मैंने उसे सारी बातें बता दी थी और उसने तुरंत ही मुझे रिजेक्ट कर दिया, मैं क्या करती यार, राकेश है ही ऐसा पहले से। उसे जब किसी बात का जवाब नहीं देना होता तो वह बिल्कुल चुप हो जाता है, कुछ बोलना ही नहीं है, उसने कल भी यही किया। कबीर और अर्थ दोनों ही घूरकर आदित्य की तरफ देखती हैं तो आदित्य बुरा सा मुंह बनाकर बोला, अरे यार इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, मैं अगर पापा की जगह होता तो मैं खुद ही आंटी से सामने से शादी कर लेता यार, पर आप फिक्र मत करिए, आप ही मेरी माँ बनेगी। कबीर कुछ सोचते हुए बोला, मेरे पास एक बेस्ट आइडिया है, आपको सीधा रुद्राक्ष से बात करनी चाहिए, उसके सामने अंकल की भी नहीं चलेगी। नम्रता जी डरते हुए बोली, नहीं मैं उससे नहीं बात कर पाऊंगी, बहुत नाम सुना है मैंने उसका, खास करके उसके गुस्से के बारे में, और कुछ दिन पहले मैंने उसे अस्पताल में भी देखा था, जब ख्वाहिश को अस्पताल लाया गया था मैं तो उसे देखकर ही डर गई थी, मैं उसे फेस नहीं कर पाऊंगी। अर्थ एक मुस्कान के साथ बोला, फिक्र मत करिए आंटी, और आप दोनों भी फिक्र मत करें, आंटी ही हमारी आंटी बनेगी, यानी कि राकेश अंकल की बीवी बनेगी और कोई रुद्राक्ष खुद या शादी करवाएगा, यह मेरा वादा है आपसे। सब लोग उसकी तरफ हैराए इसे देखकर बोले देख रहे थे। कबीर अर्थ को देखकर उसका मजाक उड़ाते हुए बोला, माना कि तुम वकील हो पर फेंकना उतना ही चाहिए जितना लपेट सकूं, और रुद्राक्ष को इस बात के लिए मानना था इस इम्पॉसिबल। हाँ तो मैंने कब कहा कि मैं रुद्राक्ष को मना रहा हूँ, रुद्राक्ष को घूमने का देख लेना तुम। अर्थ कॉन्फिडेंट के साथ अपने कॉलर को चेक करके बोला। आदित्य अर्थ के माथे पर धीरे धीरे सहलाकर बोला, क्या हुआ तुझे, कुछ हो गया है क्या, तेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे तो तेरे लिए डर लग रहा है, हे भगवान मेरे दोस्त की तबीयत ठीक कर दो प्लीज, उसका दिमाग खराब हो गया है, कैसी बातें करने लगा है बहकी बहकी। अर्थ आदित्य उनके हाथ को अपने सर से हटकर बोला, तू बेवकूफ़, मैं खुद जाकर नहीं बात करने वाला, रुद्राक्ष के साथ ख्वाहिश करेगी रुद्राक्ष से बात, और सब ख्वाहिश बात करेगी ना तो रुद्राक्ष फट से मन जाएगा, और नहीं मानेगा तो हम ख्वाहिश को सारी ट्रिक बट बता देंगे, और वैसे भी उसे रुद्राक्ष से अपनी बातें लवाना बहुत अच्छे से आता है, तुम देख नहीं रहे हो नक्शा दर रुद्राक्ष कैसे ख्वाहिश के सामने झुक जाता है, बस हम ख्वाहिश को अपना हथियार बना लेंगे। अर्थ के बात सुनकर उन सब के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। दक्ष किसी से अपने फ़ोन पर बात कर रहा था, वो गुस्से से चिल्ला कर बोला, अगर वो लोग वहाँ नहीं थे, इंडिया आ गए थे, तो फिर इंडिया में किसी को कैसे नहीं पता कि रुद्राक्ष और ख्वाहिश कहाँ है। एपिसोड 90 लव में को मुझे तुम्हारी आहट दूर से ही पता लग जाता है स्वीट हार्ट। दक्ष गुस्से से अपने गार्ड्स पर चिल्लाए जा रहा था, वह फ़ोन काटकर उस फ़ोन को सीधा दीवार पर पटक देता है और अपने हाथों की मुठ्ठियां कसते हुए बोला, रुद्राक्ष सिंह शेखावत, तुम खुद को कुछ ज़्यादा ही होशियार समझते हो, पर मैं भी पीछे हटने वालों में से नहीं हो, तुम बस देखते जाओ कि मैं आगे आगे क्या करता हूँ। रुद्राक्ष किचन में ब्रेकफास्ट बना रहा था, उसने सिंपल ब्लैक कलर की टी शर्ट और ट्राउज़र पहना हुआ था, टी शर्ट के ऊपर उसने एप्रन पहना हुआ था और वह काफ़ी फ्रेश और अट्रैक्टिव लग रहा था। वह इस वक्त सब्जी चॉप कर रहा था। ख्वाहिश जो जाग चुकी थी और फ्रेश होकर बाहर आती है, वह रुद्राक्ष को काम करते हुए देखती है तो किचन के दरवाजे से टेक लगाकर उसे देखते रह जाती है।
रुद्राक्ष बिना ख्वाहिश को देख बोला, तुम सिर्फ देख नहीं स्वीट हार्ट, मेरे साथ कुछ भी कर सकती हो, सिर्फ तुम्हें ही यह हक है। रुद्राक्ष की बात सुनकर ख्वाहिश हैरानी से अपनी आंखें बड़ी करके उसे देखकर बोली, आपको कैसे पता कि मैं आपको देख रही थी? मुझे तुम्हारी आहट दूर से ही पता लग जाता है स्वीट हार्ट, तुम तो फिर भी काफ़ी पास खड़ी हो। रुद्राक्ष ख्वाहिश की आंखों में देखकर बोला। ख्वाहिश अपने कदम उसकी तरफ बढ़ा देती है और देखने लगती है कि वह खाने में क्या बना रहा है। वह खाना देखकर बुरा सा मुंह बनाकर बोली, क्या आज वेजिटेबल सूप पीना पड़ेगा? वह काफ़ी मासूमियत से और प्यारी आवाज़ में बोल रही थी जिससे रुद्राक्ष उसकी बात मान जाए, पर रुद्राक्ष उसे घूरते हुए बोला, हाँ आज ये वेजिटेबल सूप ही खाना पड़ेगा क्योंकि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है और मैं नहीं चाहता कि तुम कोई स्पाइसी या चटपटा मसाला वाला खाना खाओ, समझी? अगर तुम्हें ऐसी सारी प्रॉब्लम ही थी तो कल बर्फ़ में पागलों की तरह खेलने नहीं लगती। ख्वाहिश रुद्राक्ष की बात सुनकर अपनी आंखें रोल करती है और कुछ देर बाद वह लोग नाश्ता कर लेते हैं। आज रुद्राक्ष कहीं नहीं जाने वाला था, इसलिए वह लोग घर पर रहकर टीवी देखने वाले थे। मूवी फिर से रुद्राक्ष लग रहा था जिससे ख्वाहिश का मुंह पूरी तरीके से बन गया था। रुद्राक्ष मूवी लगाने के बाद ख्वाहिश के पास बैठ जाता है। ख्वाहिश उसके सामने भी नहीं देख रही थी क्योंकि उसे पता था कि रुद्राक्ष रखना जरूर कोई बोरिंग सी मूवी लगाई हुई थी, पर तभी मूवी स्टार्ट हो जाती है और यह एक कार्टून मूवी थी जिसका नाम था माइग्रेशन। यह मूवी देखकर ख्वाहिश खुश हो जाती है और उसके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ जाती है। वो रुद्राक्ष की तरफ देखकर बोली, वाह आपने यह मूवी लगाई है, आपको पता है हमें कितने वक्त चाहिए मूवी देखनी थी? हमें लगा था कि आप जरूर कोई बोरिंग मूवी लगाएंगे, पर अच्छा हुआ आपने यह मूवी लगा दी, थैंक यू। इतना कहकर वह रुद्राक्ष के गाल पर किस कर लेती है और वापस से मूवी देखते हुए पॉपकॉर्न और स्नैक्स खाने लगती है। रुद्राक्ष अभी भी बिना किसी भाव के उसे ही देख रहा था, उसने टीवी की तरफ देखा ही नहीं था क्योंकि उसका टीवी तो उसके पास बैठा हुआ था, उसके अलावा रुद्राक्ष कहीं और नज़र भी कैसे घुमा सकता था। कुछ देर बाद मूवी कंप्लीट हो चुकी थी। ख्वाहिश रुद्राक्ष के सीने पर अपना सर रखकर मूवी को देख रही थी जो पूरी हो गई थी। ख्वाहिश रुद्राक्ष की तरफ अपना सिर करके बोली, अब क्या? वो ऐसे बोल रही थी जैसे उसे मूवी एंड होने का बहुत दुख हुआ हो। रुद्राक्ष उसे डे से ही कुछ कहने वाला था, उसका फ़ोन रिंग करने लगता है। वो ख्वाहिश को एक्सक्यूज़ कहकर अपना कॉल रिसीव कर लेता है। ये कॉल आदित्य का था जो उसे कुछ प्रॉब्लम्स बता रहा था कंपनी की, जिसे सुनकर रुद्राक्ष सीरियस आवाज़ में बोला, ठीक है हम आज रात को ही आएंगे। इतना कहकर रुद्राक्ष कॉल रख देता है। ख्वाहिश रुद्राक्ष की तरफ देखकर बोली, क्या हुआ, घर पर कोई दिक्कत है? रुद्राक्ष ख्वाहिश के सर को सहलाकर बोला, नहीं कोई घर पर कोई दिक्कत नहीं है, पर कंपनी में थोड़ी प्रॉब्लम में जिस वजह से हमें घर जाना होगा। ख्वाहिश अपना सिर हाँ में हिलाकर बोली, हाँ हमें भी घर जाना है, हम घर को बहुत मिस कर रहे थे और उन सबको भी। रुद्राक्ष ख्वाहिश की आंखों में देखकर बोला, क्या तुम कुछ दिन और यहाँ रुकना चाहती हो? ख्वाहिश रुद्र के गले में अपनी बाहें डालकर उबासी लेकर बोली, नहीं हम अब घर जाना चाहते हैं, हम आज ही चलते हैं। रुद्राक्ष उसके माथे पर किस कर लेता है और उसे अपनी गोद में उठाकर बेडरूम की तरफ चला जाता है। रुद्राक्ष हाई स्कूल आराम से बेड पर लेटकर उसके ऊपर आ जाता है और उसके गले पर किस करते हुए धीरे धीरे ख्वाहिश के कपड़े रिमूव करने लगता है। ख्वाहिश रुद्राक्ष के हाथ पर हाथ रख देती है जिससे रुद्राक्ष ख्वाहिश के टी शर्ट को ऊपर की तरफ सरका रहा था। ख्वाहिश रुद्राक्ष को घूरते हुए बोली, अभी नहीं रुद्राक्ष। रुद्राक्ष ख्वाहिश के दोनों हाथों को पकड़कर उसके माथे के ऊपर कर देता है और बेड पर प्रेस करते हुए बोला, अभी ही। इतना कहकर वह ख्वाहिश के होठों पर किस करने लगता है और धीरे धीरे ख्वाहिश के कपड़े रिमूव करने लगता है। कुछ ही देर में उन दोनों के कपड़े बेड से नीचे पड़े हुए थे और रुद्राक्ष ख्वाहिश के होठों पर, गले पर, सीने पर और पेट पर किस कर रहा था। कुछ ही देर में उसे रूम में ख्वाहिश की गहरी सांस और मौन करने की आवाज़ें आ रही थी जिससे रुद्राक्ष और वाइल्ड होता जा रहा था और उस रूम का एटमॉस्फेयर एकदम रोमांटिक हो रहा था। अगली सुबह इंडिया रॉय मैंशन। अर्थ की नींद खुलती है, वह देखता है कि आरुषि धीरे धीरे जाग रही थी तो वह जल्दी से अपनी आंखें बंद कर लेता है। आरुषि जागकर अर्थ की तरफ देखती है जो सोते हुए काफ़ी हैंडसम लग रहा था और इतना ही मासूम। आरुषि अर्थ के बालों को ठीक करते हुए बोली, सोते हुए कितना मासूम लग रहा है, अगर जाग जाए तो पूरा का पूरा बंदर बन जाता है, पता नहीं यह इंसान है या बंदर। इतना कहकर वह अर्थ के माथे पर किस करके नीचे उतरने लगते हैं, पर अर्थ फुर्ती से उसकी कमर में अपना हाथ डालकर उसे वापस से बेड पर लेट देता है और उसके ऊपर आते हुए बोला, अच्छा तुम्हें नहीं पता मैं इंसान हूँ या बंदर, आई थिंक सबसे ज़्यादा तो तुम्हें ही पता होना चाहिए। ये कहकर वह आरुषि के गले पर किस करने लगता है और इस अर्थ को रोकते हुए बोली, अभी नहीं अर्थ, लेट हो जाएगा, चलो फिर मुझे कॉलेज भी जाना है और ब्रेकफास्ट बनाना है, वैसे भी अभी 800 बज गए हैं। 8 नहीं अभी 700 बज रहे हैं। वाइफी ठीक से घड़ी में देखो और मैं जो कर रहा हूँ वह मुझे करने दो, तुमने कल रात भी बहाना बना दिया था और जल्दी सो गई थी, पर अभी मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला। इतना कहकर वह अर्थ उसके कपड़ों को रिमूव करने लगता है और कुछ देर में दोनों की ही कपड़े बेड के नीचे पड़े हुए थे और अर्थ आरुषि के होठों पर किस करते हुए आगे बढ़ जाता है और आरुषि की गहरी आवाज़ से उस रूम में गूंजने लगती है। दूसरी तरफ रौद्र मैंशन। ख्वाहिश और रुद्राक्ष कर चुके थे। ख्वाहिश काफ़ी थक गई थी जिस वजह से सो गई थी और रुद्राक्ष फ्रेश होने के बाद अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। शेखावत इंडस्ट्रीज। रुद्राक्ष और दक्ष आमने सामने बैठे हुए थे और बिना किसी भाव के एक दूसरे को देख रहे थे। रुद्राक्ष तिरछी मुस्कान के साथ बोला,